वीडियो वाली सीन से शुरू होती है जहाँ हाजिर अभी वीडियो में लॉर्ड को गालियां दिया जा रहा था। वो रोते हुए कहता है, आखिर ये परफेक्ट जीवन कैसी हो सकती है जहाँ मैं फ्रेश एयर ले सकूं। सच में वो वही बहुत ज्यादा बड़ा कमीना है, बहुत ज्यादा बड़ा कमीना। पर तब उसके पीछे एक आदमी आ जाता है जो कि उसको रोकते हुए कहता है कि यहाँ पर शांत हो जाइए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाजिर उसको देख कर उससे कहता है, क्या अभी तुमने मुझसे क्या कहा? तो वो हाजिर को बताता है कि किसी भी तरीके की अब्यूजिंग लैंग्वेज डोमेन लॉर्ड के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक क्राइम हो सकता है। और इस तरीके से आप डोमेन लॉर्ड को ऑफेंस कर रहे हैं जिससे आपको तुरंत ही मौत की सजा मिल सकती है। और इस चीज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, और इस चीज में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, चाहे आप यंग लॉर्ड हो या फिर यंग लेडी। हाजिर ये जानने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, जिसके बाद उसको टोकते हुए कहता है, तो मेरी बातों को कुछ जरूरत से ज्यादा सावधानी के साथ सुनना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मैं किसी भी तरीके से डोमेन लॉर्ड को कुछ भी बड़ा भला नहीं कह रहा। ये सुनने के बाद वो से माफी मांगते हुए हाजिर से माफी मांगते हुए कहता है, अच्छा ऐसा है तो प्लीज मेरी गलत फहमी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। तो ये सुनने के बाद हाजिर उससे कहता है, ये जरूर किसी तरीके का लॉयल सर्वेंट है, यानी मैं इसके साथ यहाँ पर रहकर किसी भी तरीके से उसके लिए कुछ भी बुरा नहीं कह सकता। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये किसी तरीके का डार्क ओमनियस डीमन काइट का बास्टर्ड है, या फिर शायद ये एक एम्परर है या फिर एक ए रैंक से भी ऊपर है। और जिस तरीके से ये सीरियस है ऐसा लगता है कि वो उसे ट्रू गॉड की तरह देखता है। हाजिर उससे पूछता है, तो तुम कोर्ट ऑफ एल्डर्स से हो? वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो हाजिर के सामने अपने हाथ जोड़ने के बाद अपने एंटर देते हुए उसे कहता है, क्या आपका सर्वेंट मैं डाउटिंग, मैं 13 हेवनली ड्रिवन काइट का कोड राइटर लीडर हूँ, और यहाँ पर आपको सर्व करना मेरे ऑनर की बात है, और मैं यहाँ पर आपके पर्सनल बॉडीगार्ड के तौर पर काम करने वाला हूँ। हाजिर ये सुनने की वजह से कहता, अच्छा पर्सनल बॉडीगार्ड, मुझे चीज की जरा सी परवाह नहीं है कि ये तुम्हारे कितने ज्यादा बड़े ऑनर की बात है। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे जितना ज्यादा हो सके मुझसे दूर रहो। पर डॉक्टर उसको देखकर बहुत ज्यादा पैशन के साथ उससे कहता है कि मैं चीज की कसम खाता हूँ कि मैं अपने आप को पूरी तरह से डिवोटेड कर दूंगा आपकी प्रोटेक्शन के लिए, और मैं यहाँ अपने जान की परवाह किए बिना आपकी रक्षा करूंगा थर्ड लॉर्ड। और हाजिर ये देखने के बाद उदास होते हुए कहता है कि रुक जाओ, अपने आप को मेरे डिवोटेड मत करो, और मैं ये नहीं चाहता कि तुम किसी तरह की कसम खाओ। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं। हाजिर अभी बाम्बू स्टेज के अंदर बैठा हुआ था और ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर आने के बाद बहुत ज्यादा उदास है। वो कहता है कि आखिर ये कितनी ज्यादा कमाल की जगह है। सच में वो यहाँ पर आने के बाद से एक दिन भी नहीं सोया, बेचारा हमारा हीरो। वो अपने मन में कहता है, यानी आखिर में यहाँ पर एक रिजल्ट निकलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, पर मेरे कुछ भी करने के बाद ही मैं यहाँ से नहीं जा सकता, यानी मैं यहाँ से कभी बाहर नहीं जा पाऊंगा। और ये सोचते हुए वो काफी ज्यादा उदास था। जिसके बाद वो रोते हुए अपने सिर को बाम्बू पर मारते हुए कहता है, किसी समझे डीमन काइट के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं इस चीज से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं बस यही चाहता था कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ, पर बदले में तुमने मुझे कैसी जगह पर भेज दिया। जिसके बाद अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि रुको, ठीक है, वैसे भी यहाँ से निकलना मुझे नहीं लगता कितना ज्यादा आसान है। मुझे यहाँ पर ऐसी फालतू चीजों के ऊपर और ऐसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो सोचते हुए कहता है, आखिर क्या वजह है कि मैं इस डीमन काइट से यहाँ से निकलना चाहता हूँ? ये बस इसलिए क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि ये जानने के बाद कि मेरा रिकार्नेशन हेवनली ड्रिवन काइट के थर्ड लॉर्ड के तौर पर हुआ है, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। पर ये नहीं दिन मैं यहाँ से निकल ही जाऊंगा, पर अभी ये तो ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि जब वो समय आएगा तब तक के लिए अभी मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है इस डीमन काइट के अंदर रहने के अलावा। पर तब तक मुझे इस बॉडी को साइज करने के लिए ताकत की जरूरत है, इसलिए मुझे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पावरफुल होना होगा। क्योंकि हेवनली ड्रिवन डिवाइन काइट भी उन्हीं सारी चीजों की तरह है, यहाँ फिटनेस और सर्वाइवल की तरह आपको अपने आप को सर्वाइव करना पड़ता है। ये मेरे के बाकी दूसरे ग्रुप्स की तरह ही है, अगर मैं यहाँ पर सही से परफॉर्म नहीं करूंगा तो मुझे यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली मार्शल आर्ट का पाथ बहुत ज्यादा मुश्किलों से चुना जाता है, इसमें तुम्हारी जिंदगी और मौत दांव पर रहती है। इसलिए मेरे पास ये लास्ट रिसोर्ट है कि मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बेकार से ट्रिक न खेलने के अलावा मेरे खुद के स्ट्रेंथ के साथ मैं डेफिनेटली यहाँ से निकल सकता हूँ। और ये सोच कर वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। करता ही डाउटिंग एक बाम्बू के पीछे से निकल कर आकर कहता है कि यंग लॉर्ड। ये देखकर हाजिर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और वो किसी छोटे से बच्चे की तरह चिल्लाते हुए कहता है, सच में ये हमारे हीरो को डरा कर ही ना मार डाले। डाउटिंग उससे कहता है कि खाना तैयार है, प्लीज आइए खा लीजिए। पर हाजिर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर डरा कर मारना चाहते हो? मैं तो उसे पहले ही कहा ना कि मुझे यहाँ पर परेशान मत किया करो। पर डाउटिंग उससे कहता है कि यहाँ पर आए हुए हमें 2 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर यहाँ पर आने के बाद से आपने पानी की बूंद तक नहीं पी है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? अगर आप काफी लंबे समय तक ऐसे रहेंगे तो आपकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी।
ये जानकर हाजिर अपने मन में कहता है क्या सच में यहाँ पर आए हुए 2 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। पर फिर भी वो डाकन से कहता है पर तुम हमेशा जब भी मेरे सामने आते हो आखिर तुम मुझे इस तरीके से डराने की कोशिश क्यों करते हो, जरा अपने आप को देखो। डाकन उससे कहता है ठीक है मास्टर मैं समझ गया। पर हाजिर मुझे देख फिर अनकंफर्टेबल होते हुए कहता है लगता है कि ड्यूरल कर्ज में सब इंसान इसी तरीके के हैं। फिर हमें बाम्बू ग्रोव के अंदर आने के 3 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। हाजिर अपने मेडिटेशन में लगा हुआ था। वो अपने बाउंडलेस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने बॉडी और सोल को स्ट्रेंथिंग यानी पावरफुल करने की कोशिश कर रहा था और इसकी वजह से उसकी पावर तेजी से बढ़ रही थी। इसकी वजह से वो कंफ्यूज होते हुए कहता है ये थोड़ा सा अजीब है क्योंकि मेरे बाउंडलेस टेक्निक की कैलकुलेशन क्यों मुझे पहले से थोड़ी सी डिफरेंट महसूस हो रही है। मेरी ये कल्टिवेशन लेवल अब अपने 3rd स्टेज की पावर पर है। असल में बाउंडलेस टेक्निक के 5 स्टेजेस ऑफ पावर है और मैं असैसिन किंग की प्रीवियस लाइफ में मैं 4th स्टेज ऑफ पावर के पीक तक पहुंच पाया था। बाउंडलेस टेक्निक दूसरे मार्शल आर्ट से थोड़ी सी अलग है। इसमें फिजिकल बॉडी को पावरफुल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ना कि दूसरे अचीवमेंट्स को अलाइनमेंट करना। और यहाँ पर कमजोर सी बॉडी जो हाल ही में क्यू ब्लॉकेज से उठी है वो जल्दी 3rd स्टेज ऑफ पावर तक पहुंचने वाली है जिससे वो 4th स्टेज के अंदर एडवांस हो सके। शायद ऐसा तो नहीं एशियन की बॉडी एक जीएस लड़के की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी प्योरिफिकेशन टेक्निक अपने आप से ही एक्टिवेट हो गई है। प्योरिफिकेशन टेक्निक आसपास की एयर से ट्यूबिंग क्यू को निकाल कर मेरी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करती है और आसपास की हवा पूरी तरह से प्योर है। और ट्यूबेशन क्यू को एब्जॉर्ब करना बाउंडलेस टेक्निक की एक सेपरेशन एबिलिटी है जिसकी वजह से ये काम बहुत ज्यादा आसान हो गया है। और जब आसपास की हवा पूरी तरह से प्योर हो जाती है तो पावर की मल्टीप्लिकेशन की एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसी की वजह से मेरी एडवांसमेंट पहले से काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। और अगर इसी रेट से सब कुछ चलता रहा तो मैं पहले की तरह मेरे प्रीवियस पावर्स को वापस पा लूंगा। मेरी सोच से भी काफी ज्यादा जल्दी। पर तब तक इसे 4th स्टेज ऑफ द पावर तक एडवांस कर देते हैं यानी बढ़ा लेते हैं। और ये कहने के बाद वो अपने आसपास से निकलने वाली पावर को रिलीज करता है और ऐसा करने की थोड़ी देर बाद वहाँ से जोरदार लाइट निकलती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके बाद वो रेनबो ग्लोव में 5 दिन बाद का सीन दिखाते हैं। हाजिर ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने ये कर ही लिया। मेरी बॉडी पूरी तरह से हील हो चुकी है और इसकी वजह से मेरा ब्लड पाथ और मेरे विटलिटी ऑर्गन्स इस एज से भी काफी ज्यादा अच्छी तरीके से हील हो चुके हैं। और ये सब लाइफ ऑफ बैम्बू ग्रोव की वजह से हुआ है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा आसान हो गया जितना मैंने सोचा भी नहीं था। और इसकी वजह से मेरे बाल पहले से और भी ज्यादा गहरे हो चुके हैं। और सबके अलावा यहाँ पर आने के बाद मैं भर पेट खाना भी खाता हूँ और मैं काफी अच्छे तरीके से सोता भी हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं ज्यादातर काम नहीं करना पड़ता। और इसके साथ मैं उन सभी एबिलिटीज को फिर से इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक असैसिन के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। जब मैं असैसिन किंग था तब मैंने एक ऐसी एबिलिटी को ऑब्टेन किया था जिसका नाम हाइपर सेंसेशन था। ये एक ऐसी एबिलिटी है जिसे नेचुरली अवेकनिंग किया जा सकता है और ये लगातार खून करने की वजह से मिली थी। और जैसे जैसे मैंने एक असैसिन होने के नाते बहुत सारे एक्सपीरियंस को गेन किया मेरे मार्शल आर्ट एम्प्लीफिकेशन हाइपर सेंसेशन ये हेवन यूनिट 6th पावर टेक्निक है। फॉर 1 ऑमनिसेंट सेंस ये एक ऐसा मार्शल आर्ट है जो कि रैपिडली मेरे सबके सेंसेस को बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। मैं बिल्कुल एक बीस्ट की तरह हर चीज को सेंस कर सकता हूँ और इसकी मदद से हर एक चीज को सेंस करने के साथ मैं अपने सिर को बिना मोड़े भी हर एक बात को सेंस करते हुए हर एक चीज को महसूस कर सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने सामने एक बर्ड को 2 मुआ छिपकली को खाता हुआ देखकर अपने आप से कहता है मुझे अपने आप से एक चीज से नफरत हो गई है कि मैं चीज में काफी अच्छे तरीके से अडेप्ट होता जा रहा हूँ। पीछे से आते हुए फिर से उसको डराते हुए कहता है यंग मास्टर आपका खाना तैयार हो चुका है प्लीज अंदर आ जाइए। हाजिर फिर से उसको गाली देते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पर हर समय से छुपे हुए थे? आखिर तुम हर बार इस तरीके के डरावने एक्ट क्यों करते हो? ऐसा लगता है कि तुम चाहते हो कि मुझसे लड़ाई करना। चलो देखते हैं कि आखिर कौन जीता है, आ जाओ। डाकन कहता है कि सर प्लीज मुझे माफ करिएगा, चलो खाना खा लीजिए। पर हाजिर बहुत ज्यादा डरा हुआ अपने अंदर कहता है कि ये कमीना इस तरीके से प्रिटेंड कर रहा है कि ये बहुत ज्यादा बेवकूफ है जैसे ये हर बार मुझे इस तरीके से प्रैंक कर सके। क्यों मैंने बिल्कुल सही कहा ना? आखिर इस इंसान की दिक्कत क्या है? डाकन मुझे बताता है मॉन्स्टर्स डीमन रात के समय बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और वहाँ से हम लोगों के जाते हुए हाजिर अपने अंदर कहता है आखिरकार मैंने प्रॉपर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने के लिए अपने फाउंडेशन को पूरी तरह से तैयार कर लिया है। और मैं अगर सारा का सारा एक्सपीरियंस और नॉलेज जो कि मैंने एक असैसिन किंग होने के नाते गेन किया था इस टैलेंटेड बॉडी के साथ मिक्स कर देता हूँ तो मुझे पहले की तरह पावरफुल होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। पर डाकू पीछे चलते हुए किसी की प्रेजेंस को सेंस करता है और जैसे ही वो बैम्बूस के बीच में देखता है तो शुरू में तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, पर तभी अचानक से उसे किसी की झलक दिखाई देती है जो देखकर वो काफी डरते हुए कहता है
क्या वहाँ पे कोई भूत है? अब कुछ दिन बाद हाजन बाम्बूज में चलते हुए कहता तो ठीक है, मेरे माइनस टेक्निक की वजह से मेरी बॉडी पूरी से रिकवर हो चुकी है, तो चलो देखते हैं क्या मैं फिर से उड़ सकता हूँ या नहीं। और ये कहने के बाद वो अपने पावर्स को रिलीज करते हुए उड़ता है और ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि मेरे 2 मार्शल पावर्स मेरे पास वापस आ चुके हैं। पहला बाउंडलेस टेक्निक जिससे मैंने अपनी बॉडी को रिकवर किया, और दूसरा द हेवनली नेट 6 पावर टेक्निक जिससे मेरे हाथ और सेंसेस पूरी से एक्टिव हो जाते हैं। अब एक ही चीज है जो कि बाकी रह गई है, द डार्क शैडो क्यूब जिसे मैं 10 ग्रेट सेट के हिडन स्किल्स को मिलाकर बनाया था। और ये 3 बेसिकली मार्शल आर्ट पावर्स है जिनसे मैं एक लेजेंड असैसिन किंग हाजिर बना था। और इसके साथ मैं फिर से पहले की तरह बहुत अधिक स्ट्रॉन्गर बन जाऊंगा, वो भी ज्यादा समय ना बिताए। करते हुए बंदूक के ऊपर लैंड करते हुए कहता है कि रुको, पर मुझे डार्क शैडो क्यूब यहाँ पर याद करना पूरी तरह से अलाउ होगा, क्योंकि मैं हेवनली ड्यूरन कल्ट के अंदर हूँ और मैं यहाँ का थर्ड यंग लॉर्ड हूँ, ना कि पुरानी तरह से हाजिर। इसलिए मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर कुछ डिमोनिक आर्ट्स होंगे जो कि आयरन में यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। अब बस मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो क्या हो सकते हैं। करते हुए बाम्बू जो कि उसके वजन की वजह से मर गया था, वो उसे तेजी से दूसरी तरफ फेंकने लगता है और उसके प्रेशर की वजह से वो सच में किसी चिड़िया की तरह उड़कर चला जाता है। हायन यहाँ पर सच में उड़ना सीख गया। और उसके फिर से अपने रूम पर आने के बाद, यानी बाम्बू ग्लोव के अंदर जहाँ उसने जो घर बनाया हुआ है वहाँ पर आने के बाद वो डाउपिंग को आवाज देता है। तभी अचानक डाउपिंग झाड़ियों में से कहीं से निकल कर आ जाता है। वो बहुत डरा हुआ था। वो कहता है कि यंग लॉर्ड आपने मुझे बुलाया। हायन भी उसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हुए कहता है इसने मुझे फिर से डरा दिया। हायन कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर ये कहाँ से आया है, क्योंकि उसके बालों में डंडियां फंसी हुई थी। ऐसा लग रहा है कि वो कहीं पर छुप कर बैठा हुआ था। जिसके बाद हायन उसे कहता है या मेरे ब्रदर्स और मुझ में से यहाँ पर ऐसा कोई डिमोनिक आर्ट है जिसको अभी तक किसी ने मास्टर ना किया हो, या फिर कोई ऐसा मार्शल आर्ट हो जिसके अंदर कोई डिमोनिक आर्ट ना हो पर उसे अभी तक किसी ने भी ना सीखा हो। डाउपिंग ये सुनकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज था और नैना के बीच में शांति छा जाती है। डाउपिंग उससे कहता है मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, क्या आप मुझे फिर से बता सकते हैं। हाजिम मुझे सुनने के बाद बड़ा सा मुंह बना लेता है, जिसके बाद वो उसे समझाते हुए कहता है मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मान लो कि अगर मैं डिमोनिक आर्ट को नहीं सीखता हूँ तो आखिर यहाँ पर क्या होगा। डाउपिंग इसके बारे में सोचते हुए उससे कहता है मैं सोच रहा था कि ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है, पर अगर कोई यंग लॉर्ड या कोई लेडी डिमोनिक आर्ट को नहीं सीखता है तो वो डर है कि मुझे इसके बारे में डीमन लॉर्ड को बताना होगा, जिसके बाद वही इसका आदेश देंगे कि आखिर उनका क्या करना है। हाजिम ये सुनने के बाद डाउपिंग से कहता है जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर जाओ और मेरे थर्ड यंग लॉर्ड की अथॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से सीधे टेक्स्ट को लेकर आ जाओ जिसका डिमोनिक आर्ट भी हो। और ये कहते हुए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था और उसके चेहरे पर जो स्माइल है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है। डाउपिंग मोडाम के पास आकर उसे बताता है कि थर्ड यंग लॉर्ड ने डिमोनिक आर्ट के सभी सीक्रेट टेक्स्ट्स को बुलवाया है। पर मोडाम ये जानने के बाद अपने मन में कहता है कि थर्ड यंग लॉर्ड को पहले इनके बारे में काफी अच्छी तरीके से जानकारी है, तो क्या वो इन सबके साथ अपने आप को सिमुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। पर डाउपिंग के दिमाग में भी कुछ सवाल चल रहे थे, इसलिए वो मोडाम से कहता है कि मास्टर मैं आपके डिसरिस्पेक्ट क्वेश्चन के लिए आपसे पहले ही माफी चाहता हूँ। पहले तो गार्ड होने के नाते मुझे टारगेट के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर मुझे किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा बोल्ड होकर आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि बाय चांस ट्यूब ब्लॉकेज के दौरान ये थर्ड यंग लॉर्ड ने अपने एमरेज को खो दिया है। मोडाम भी ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो अपने मन में कहता है मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि सच में उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। थर्ड यंग लॉर्ड शुरुआत में बहुत सारे टैलेंटेड थे, पर लालच और एरोगेंट की वजह से वो एक ट्रू टायरेंट बने। उनकी कंसंट्रेशन वही है, इसलिए ऐसा लगता है कि सच में उनकी यादें जा चुकी है, क्योंकि भले ही वो भी ट्यूब ब्लॉकेज से पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं पर सबके बाद वो पूरी तरह से डिफरेंट इंसान की तरह दिखने लगे हैं। और साथ ही मोडाम को याद आता है क्योंकि सर्वेंट भी उसके पास आकर इसी के बारे में कह रही थी कि थर्ड यंग लॉर्ड पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हैं। उनको देख के ऐसा लगता है कि उनके बर्ड्स और एक्शंस पहले से काफी ज्यादा अलग हैं और वो डिमोनिक जजमेंट पवेलियन के टेस्ट से भी पूरी तरह से जिंदा निकल कर बाहर आ गए थे। और आज डाउपिंग की इस रिपोर्ट के बाद मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि सच में ऐसा ही है, इसलिए मोडाम उससे कहता है थर्ड टीम लीडर मैं समझता हूँ कि आखिर तुम इस तरीके के क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, पर तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस इंसान को तुम सर्व कर रहे हो वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो 7 कैंडिडेट्स में से एक है जो कि आगे जाकर डेमन कल्ट के
एक सक्सेसर के तौर पर बन सकता है। और ये कोई भी नहीं जानता कि वो केवल यहाँ मजाक कर रहे हैं या वो सच में उसकी यादें जा चुकी है। पर उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और यही उन कई सारे रीजंस में से एक है कि एक सक्सेसर को प्रोटेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी वजह से स्पेशल रोल के लिए मैंने तुम्हें चुना था। और ये कहकर उसने चाबी उसे दे दी थी, लाइब्रेरी की चाबी डॉक्टर को दे दी थी। जिसके बाद उसने यहाँ से जाते हुए उसे कहा था कि तुम्हें पता होगा कि लोन पीरियड केवल 3 दिन का है। इसी चाहे जितनी भी चीजें ले जाओ, पर 3 से 4 दिन के बाद उन सबको यहाँ पर वापस लेकर आ जाना। और इसके अलावा एक चीज और, क्या तुमने थर्ड यंग लॉर्ड को बाम्बू ग्लोरी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है क्या वो किस तरीके की जगह है? डॉक्टर बोलता है अभी नहीं, मैंने उनको इस सब के बारे में बताने के बारे में आज सोचा था। ये जानकर मोटा उसको गुस्सा करते हुए कहता है तो पता है ना कि आखिर बाम्बू ग्लोब कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है, इसलिए चीज के लिए पूरी तरह से श्योर हो जाओ कि तुम्हें थर्ड यंग लॉर्ड को सारी चीजें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करनी होगी। जितनी जल्दी हो सके उतनी ज्यादा जल्दी। तुम्हारी ड्यूटी सिग्निफिकेशन से ही बहुत ज्यादा ऊपर है, इसलिए तुम इस चीज को कंसिडर करना कि तुम उनके बेस्ट एबिलिटीज के साथ उन्हें सर्व करो। डॉक्टर ठीक है मास्टर, मैं समझ गया। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पर साथ ही मोटाव के दिमाग में एक ही बात चल रही थी, क्या फिर डेमन लॉर्ड ने थर्ड यंग लॉर्ड के अंदर क्या देखा जिसकी वजह से उनने उसे बाम्बू ग्लोब के अंदर भेज दिया। जिसके बाद हमें बाम्बू ग्लोब के बारे में बताया जाता है कि ये डेमोनिक फॉरेस्ट उससे पहले का है, जब हेवनली डेमोनिक कल्ट यहाँ पे पूरे से सेट भी नहीं हुआ था। वो उससे भी हजारों साल पहले से है। हजारों साल पहले कई सारे डेमोनिक ह्यूमंस जिससे पर एब्सोल्यूट पावर फर्स्ट हेवन डेमन एग्जिस्ट किया करता था। पर तब डिवाइन कल्ट उतनी ज्यादा बड़ी लार्ज फोर्स नहीं हुआ करती थी। पर इस कल्ट को इतना ज्यादा ग्रेट सेक्ट बनाने में इसने तो ज्यादा रोल किया है। पर इसकी मदद से ये कल्ट वन ऑफ द ग्रेट सेक्ट में से एक बन गया, जो कि इसके ऊपर यकीन करते हैं ये सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट गिफ्ट देता है। पर जो इसके अंदर आकर घिसते जाते हैं उन्हें इसके बदले मौत मिलती है। जिसके बाद मोटा आगे कहता है कि दूसरी बार है कि डेमोनिक लॉर्ड ने थर्ड यंग लॉर्ड को एक टेस्ट दिया है। डेमोनिक जजमेंट पवेलियन के अंदर उन्हें पासिंग ग्रेड मिले थे। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर बाम्बू ग्लोब के अंदर क्या हो रहा होगा। जिसके बाद हमें बाम्बू ग्लोब का रात का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हाजन बहुत सारी किताबों को देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो अपने सामने 17 बुक्स को देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है क्या फिर तुम इतनी सारी किताबों को लेकर क्यों आ गए हो? सच है असेसन क्यों हो या किसी भी ग्रेट साइट का यंग मास्टर? पढ़ना किसी को पसंद नहीं आता। पर डॉक्टर उसे बताता है कि ये ज्यादा नहीं है, मैं बस केवल उन्हीं को लेकर आया हूँ जो सबसे ज्यादा बेस्ट है। पर फिर भी मुझे केवल इतनी सी मिली। हाजन उसे कहता है क्या तुम्हारे लिए ये इतनी ज्यादा नहीं है? पर साथ में एक बुक को उठाते हुए अपने मन में कहता है क्या सच में मुझे भी डेमोनिक आर्ट को मास्टर करना होगा? नहीं, अगर मान लो कि मैं डेमोनिक आर्ट को हेवनली आर्ट कंसिडर करता हूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसके ट्रू नेचर को समझ पाऊंगा। मुझे इसे बिना किसी BIAS देखना होगा। जिसके बाद डॉक्टर इसके बारे में बताते हुए कहता है कि मास्टर मुझे आपको कोई जरूरी चीज बतानी है। इन सारे 17 बुक्स में से 3 ऐसे हैं जिनको 3 दिन के अंदर हमें वापस करना होगा। हमें इसके बारे में पूछता है कि 3 दिन बाद ऐसा क्यों? तो डॉक्टर उससे कहता है क्योंकि ये 3 ग्रेट डेमोनिक आर्ट सीक्रेट टेक्स्ट बुक्स है। और जैसा कि आप इसके बारे में पहले से ही जानते हैं कि इसे केवल फर्स्ट सेकंड थर्ड यंग लॉर्ड को ही दिया जा सकता है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है कि 10 ग्रेट डेमोनिक आर्ट्स डेमोनिक कल्ट के सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के डेमोनिक आर्ट्स हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक को भी सक्सेसफुली सीख लेते हो फिर तुम इस दुनिया के किसी भी इंसान को हराने की ताकत रखते हो, क्योंकि तुम एक सच्चा मास्टर पीस बन जाते हो। पर साथ ही वो हाजन को देखते हुए कहता है कि वो डेमोनिक आर्ट्स है जो कि इस डिवाइन कल्ट में सब लोग जानते हैं। तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब भी याद नहीं है। तभी हाजन उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो? तो वो उसे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे आपको इस तरीके से देखने के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बस आपके अंदर एक नई साइड को देख रहा था। पर ऐसा लगता है कि आपको सच में किसी भी तरीके के सीक्रेट टेक्स्ट के बारे में कुछ भी जरा सा भी याद नहीं है। ये जानकर हाजन किताब को टेबल पर पटकते हुए कहता है कि डॉक्टर जैसा कि तुम्हें पता है कि मैं क्यूब रॉकेट से उठने के बाद से मैं अपने सारे मार्शल आर्ट पावर्स को खो चुका हूँ। और उसके बाद से मेरा दिमाग और दिल पहले से पूरी तरह से अलग है, वो पूरी तरह से सेम नहीं है। और टेक्निकली अगर तुम इसके बारे में बात कर रहे हो तो मैं ग्लोब के अंदर रहना काफी ज्यादा अजीब है, इसलिए मुझे कुछ न कुछ जरूर करना होगा। मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हूँ और मुझे फिर से सभी डेमोनिक आर्ट को याद करना होगा जो कि मैं भूल चुका हूँ। इसलिए प्लीज मेरी मदद करना। मुझे उम्मीद है कि तुम इस चीज को समझोगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी उम्मीद केवल तुम हो और इसलिए मुझे फिर से वापस करने की जरूरत है। तो क्या कल तुम कल्ट के अंदर जाकर
मेरे लिए कुछ वेपन्स लेकर आ जाओगे? पर हाजिम की ऐसी बात सुनने के बाद रापिन किसी के बच्चे की तरह नाक बहा कर रो रहा था। ये देखकर हाजिर अपने मन में कहता है कि अब क्या हुआ, आखिर तुम इस तरीके से क्यों रो रहे हो? पर रापिन तो फिर से पैशन के साथ जलते हुए कहता है कि अपनी जान देकर भी आपके सपोर्ट करने के लिए खड़ा रहूंगा। और हाजिम ये देखकर हैरान होते हुए कहता है, क्या जनाब, इसे फिर से क्या हो गया? प्लीज ये सब करना बंद करो, तुम मुझे भी जला डालोगे। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाते हैं कि कुछ मॉन्स्टर्स वहाँ पर घूम रहे थे। डापर इस चीज के ऊपर नजर रख रहा था और वो कहता है कि यहाँ पर आए हुए हमें 3 दिन हो चुके हैं और इनके एक्शंस पहले से काफी ज्यादा एक्टिव हैं। पहले से देखकर नहीं लगता कि वो किसी भी तरीके का मूव चलने वाले हैं, इसलिए बैरिकेड भी मेरे पूरे श्योर है कि ये पूरी तरह से ठीक होगा। और ये बैम्बू ग्रोव का सबसे ज्यादा मोस्ट सिक्योर एरिया है। और साथ ही वो अपने सामने यंग मास्टर यानी हाजिम को पढ़ता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि यंग मास्टर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ सीक्रेट टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं। तो मुझे इस चीज को भी पूरी तरह श्योर करना होगा कि उनका कंसंट्रेशन यहाँ पर किसी भी तरीके से टूट न जाए। इसलिए मुझे जितनी ज्यादा जल्दी हो सके यह मास्टर के लिए उनने जो वेपन्स को कहा था मुझे उनके लिए लेकर आ जाना चाहिए। पर मैं यहाँ पर अपने गार्ड डाउन भी नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जिसके बाद हम बैम्बू ग्लोव में एक क्यूट से एनिमल का सीन दिखाते हैं और फिर हमारे सीन हमारे हीरो के पास शिफ्ट हो जाता है जो कि पढ़ते हुए सो गया था, पर उस सपने में भी डीमन लॉर्ड को गालियां दे रहा था। सच में हमारा हीरो बड़ा परेशान है। जिसके बाद हाजिम अपने डार्क शेडो स्किल के बारे में बताता है कि इसको प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा आसान नहीं है, पर ये मरीन की सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट टेक्निक्स में से एक है। तो इन टाइम्स ऑफ ग्रेट की सीक्रेट टेक्निक जितनी पावरफुल तो नहीं है, पर इसकी परफॉर्मेशन और प्योरिक टेक्निक उस समय की सबसे ज्यादा बेस्ट थी। पर डेमोनिक आर्ट इस चीज से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि डेमोनिक आर्ट अंदर के निकल आए डिस्ट्रक्शन को पूरी तरह से प्योरीफाई करता है। ये स्टेबिलिटी के बजाय आउटपुट के ऊपर फोकस करते हैं, डिफेंस से ज्यादा अटैक करना, द ट्रू पावर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और ये सारे मेथड एक असैसिन के मेथड से काफी ज्यादा सिमिलर है। पर द 10 ग्रेट डेमोनिक आर्ट देखा जाए तो ये मार्शल आर्ट सच में काफी ज्यादा कमाल के हैं, पर मैं सभी को एक साथ मास्टर नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पर मेरे पास एक ही तरीका है कि इन सबको मिलाकर आगे डार्क शेडो क्यू को एनहांस करने की कोशिश करूं। और द ट्रू डेमोनिक आर्ट मुझे लगता है कि ये काम करेगा, क्योंकि ट्रू डेमोनिक आर्ट जिसके बाद वैसे ट्रू डेमोनिक आर्ट के बारे में पढ़ता है तो ऐसे ज्यादा कुछ भी सही नहीं आता। इसलिए वो बुक को बंद करते हुए कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। चलो सबसे पहले मेरे सेंसेस को अवेकन करते हैं और बस इसी के साथ स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। हाजिम अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश में लगा हुआ था और वो बाउंडलेस टेक्निक को प्रैक्टिस करते हुए कहता है, अगर तुम्हारे विचार कुछ ज्यादा है तो ये बाउंडलेस टेक्निक तुम्हारे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। पर वह उसे बैम्बू फॉरेस्ट के अंदर से किसी के आने की आवाज आती है। वो किसी के प्रेजेंस को महसूस करते हुए कहता है, क्या डाउपिंग वापस आ रहा है? ये तो ऑब्वियस है, ऐसा लगता है कि वो मुझे दूर से देख रहा है। मुझे इस चीज का ख्याल रखना होगा। देखने में ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा नाइव है, पर वो कभी भी अपने कार्ड को पूरी तरह डाउन नहीं करता। हाजिम अपनी कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने के बाद उठते हुए कहता है कि आज के लिए इतना ही काफी है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम इतने ज्यादा जल्दी आ गए। पर जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है, ये देखकर वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। पर तभी वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और हाजिम के ऊपर अटैक कर देता है, पर वो साइड में हटकर सही समय पर उसके अटैक से बच जाता है। पर उसकी वजह से वो सारे बैरिकेड वापस तबाह हो गए थे। हाजिम भी ये देखकर काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या था? ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। केस ने पूरी दीवार तोड़ दी और जैसे उसका ध्यान सामने की तरफ जाता है, यानी जैसे उसकी झलक उसके ऊपर पड़ती है, वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ा 3 सर वाला मुर्गा है। हाजिम भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तो एक चिकन है, इसके 6 बड़े-बड़े पैर, इसके पंख किसी इंसान के जितने बड़े, और सबसे बड़ी बात इसकी 3 सिर है। जिसके बाद वो कहता है, ये एक बहुत ज्यादा बड़ा चिकन है। देख के ऐसा लगता है द ग्रेट किंग याओ लाओ का म्यूटेंट है। सच में ये जगह मुझे पूरी तरह से स्पीचलेस कर देती है। तो वो जायंट चिकन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसकी स्पीड देखकर हाजिम भी काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आप ये इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। पर फिर से वो पीछे की तरफ हटते हुए सही समय पर अपने आप को डॉज कर लेता है, पर इसकी वजह से उसके कपड़े फट गए थे। जिसके बाद वो बड़ा सा चिकन आसमान में उड़ते हुए अपने एक और अटैक का इस्तेमाल करता है और जोर से उसके ऊपर चिल्लाता है। हाजिम भी देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, ये तो साउंड आर्ट है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? जिसके बाद हमें बैम्बू फॉरेस्ट में डॉपिंग का सीन दिखाते हैं, जो कि बहुत सारे वेपन्स हाजिम के लिए लेकर जा रहा था। वो रास्ते में जाते हुए अपने मन में यही कह रहा था कि इतने वेपन्स उनके लिए काफी होंगे। मुझे लगता है कि थर्ड यंग लॉर्ड तलवार इस्तेमाल करते होंगे और एज स्वॉर्ड मास्टर उन्हें इतना ज्यादा स्किलफुल होना चाहिए
कि अपनी खुद की एक स्टाइल को क्रिएट कर सके। और ये कैसे पता कि इन हथियारों को छूते ही शायद उनकी मेमोरीज वापस आ जाए। पर अगर उनके वायलेंस को जज किया जाए तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये मेरा बेस्ट इंटरेस्ट है कि मुझे थर्ड यंग लॉर्ड के मेमोरीज की रीजन के बारे में रहता है सोचना चाहिए। और साथ ही उसी के बारे में सोचता है कि अगर उनके मान लो मेमोरीज याद आ गई तो वो किस तरीके से एक्ट करेगा। पर वो अपने आप को संभालते हुए कहता है, मैं पूरी से श्योर हूँ कि चीजें इस तरीके से नहीं बदलने वाली। सच में बेचारा डॉफिन बहुत ज्यादा डर रहा है। नहीं, मुझे सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि मैं थर्ड यंग लॉर्ड का केवल एक बॉडीगार्ड हूँ। मुझे इनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना। पर तभी आगे बढ़ते हुए एक चीज उसे सेंस होती है और वो कहता है, एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ ब्लड। ऐसा लगता है कि ये यंग लॉर्ड की तरफ से ही आ रही है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, जिसके बाद सीन फिर से उसी के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और वो 3 सिर वाला मुर्गा हमारे हीरो के ऊपर अटैक कर रहा था पर वो भी उसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। हाजिन उसे लड़ते हुए कहता है, सच में तुम बहुत ही ज्यादा लाउड हो। और ये कहकर वो उस मुर्गे के ऊपर अटैक करता है और उसने अपने 6 पंजों के होने की वजह से 2 पंजों के साथ उसके हाथ को बहुत ज्यादा टाइट पकड़ लिया था। ये सीन देखने में काफी ज्यादा अजीब है। हाजिन भी ये देखकर सच में बहुत ज्यादा चौंक गया था, जिसके बाद वो मुर्गा उसको दूसरी तरफ हटकाता है। तो ये देखकर हाजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये कहकर वो उसके सर के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है। इसकी वजह से वो मुर्गा वहाँ पर थोड़ी देर के लिए शांत हो गया था। वो भी ये देखकर थोड़े समय के लिए वहाँ पर बैठकर रिएक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाते हुए हाजिन के ऊपर फिर से अटैक करने लगा था। वो अपने साउंड अटैक का इस्तेमाल करता है और ये देखकर हाजिन हैरान होते हुए कहता है कि अब ये किस तरीके का चिकन है जो कि साउंड आर्ट का इस्तेमाल करता है। ये किसी भी तरीके से कोई ऑर्डिनरी म्यूटेंट चिकन नहीं है। ये काफी ज्यादा टफ होने वाला है। अगर यहाँ पर मेरे पास कोई वेपन होता तो शायद मैं इसे लड़ सकता था। करता ही वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि रुको, आखिर में यहाँ पे ऐसी क्या चीज है जिसको हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। उसे वहाँ पर बाम्बू पड़े हुए दिखते हैं जिसको वो एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। और वो फिर से 3 सिर वाला मुर्गा उसके ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगा था। ये देखकर हाजिन तेजी से बाम्बू को उठा लेता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। इसके बाद वो तेजी से फेंस के ऊपर किक करके आसमान में उड़ जाता है। ये देखकर वो मुर्गा थोड़ी देर के सरप्राइज हो गया था और हाजिन उसके ऊपर से अटैक करते हुए कहता है कि जरा इसको संभालो। और उसके चेहरे को देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और हाजिन के अटैक की वजह से वो चिकन बहुत ज्यादा घायल हो गया था और हाजिन को भी ऐसा लगा था कि शायद इसकी वजह से वो मर गया होगा। पर हमें दिखता है कि वो बाम्बू उसकी बॉडी को चीर ही नहीं पाया। उसको थोड़ी देर के लिए तो ऐसा लग रहा था, पर हाजिन को ये देख के ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया है या फिर वो यहाँ पे शायद उसकी मौत हो गई है। पर जैसे वो मुर्गे की आंखें खुलती है, ये देखकर वो और भी ज्यादा घबरा गया था क्योंकि ये बहुत ज्यादा टफ है। और फिर वो मुर्गा उसके ऊपर टैकल करता है, जिसकी वजह से हाजिन दूर जाकर गिरता है, बहुत दूर जाकर उसी विषय से यहाँ टकराता है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी। वो वहीं पर बैठ गया था और वो चिकन उसी को देख रहा था। हाजिन उससे कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा दर्द कर रहा है बेवकूफ चिकन। हाजिन घायल पड़ा हुआ कहता है, अब मैं ये समझ गया हूँ कि मैं अपने केवल फिजिकल फोर्स के साथ तो मैं यहाँ पर नहीं मार सकता। जिसके बाद वो चिकन तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और ये देखकर वो कहता है, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे किसी जानवर के ऊपर इस्तेमाल करूंगा, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इसके अलावा अब कोई और चीज है जो कि मेरी मदद करने वाली है। वो चिकन अपने 6 पैरों के साथ तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और वो कहता है, चलो इसको इस्तेमाल करते हैं, आ जाओ। और जैसे वो चिकन काफी ज्यादा करीब आ जाता है, हाजिन अपनी टेक्निक हेवनली नेट 6th पावर का इस्तेमाल करता है और वो उसके सेकंड फॉर्म हाइपर विजन को एक्टिवेट करता है। और उसको एक्टिवेट करते हुए वो उसके बारे में बताते हुए कहता है, द हेवनली नेट 6th पावर टेक्निक की सेकंड फॉर्म हाइपर विजन हमें ये अलाउ करती है कि इसकी वजह से कि अपने क्यू का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इसकी वजह से आसपास की चीजें जो कि तुम्हारे विजन में है वो सभी स्लो हो जाएंगी। और हाजिन इसका इस्तेमाल करते हुए वो चिकन जैसे उसकी काफी ज्यादा करीब आ गया था, उसने तेजी से नीचे झुककर 2 बाम्बूस को उठा लिया था और वो उसके ऊपर अटैक करने से पहले उसकी वीकनेस को चेक करता है जो कि उसका हार्ट है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे मिल गया और फिर तेजी से एक बाम्बू उसकी पसलियों में दे मारता है, जिसकी वजह से वो सीधे धंसते हुए उसके दिल को छेद देता है। और उसके बाद काफी ज्यादा गुस्से में अपने दूसरे बाम्बू के साथ उसे पूरी तरह से छेद देता है। और ऐसा करके इस 3 सिर वाले चिकन को हाजिन ने 2 बाम्बूस के साथ खत्म कर दिया था। अब उसको यहाँ पर मारने के कुछ समय बाद डॉफिन यहाँ पर आ गया था। वो हाजिन को ढूंढ रहा था और वो यंग लॉर्ड करते हुए आवाज देता है। वो ये देखकर काफी सरप्राइज था कि बाम्बू गार्डन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है। और ये देखकर वो अपनी तलवार को निकालकर हाजिन को आवाज देते हुए उससे पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। और जैसे वो भागकर अंदर की तरफ जाता है
तो हाजिर वहीं पर आराम से बैठा हुआ था, पर खून में लथपथ। तशवीश के लुक को देखकर थोड़ा डर लगने लगा है और ये किसी गैंगस्टर की तरह बैठा है। डॉपिंग काफी ज्यादा सरप्राइज उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो, तो वो उससे कहता है कि आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी क्यों मचा रहे हो। और जैसे ही डॉपिंग उसको देखता है, यानी उस 3 सिर वाले चिकन को देखता है, इसे देखकर वो कहता है ये तो असल लोटस है। हाजिर कहता है यानी ये चिकन का नाम है। और डॉपिंग फिर से उससे कहता है चलिए हम लोग अंदर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपके सभी घावों को ठीक करूंगा। हाजिर उसे बताता है कि ये मेरा खून नहीं है। डॉपिंग ये सुनने के बाद और भी ज्यादा शॉक हो गया था। वो अपने मन में कहता है यानी असल में इनके ऊपर केवल कुछ स्क्रैचेस आए हैं, उसके अलावा यंग लॉर्ड पूरी तरह से ठीक है। और ये असल लोटस एक ऐसा क्रीचर है जो कि एक लेपर्ड जितना खतरनाक है और इसने इसे अकेले हरा दिया। वो इसके बारे में हाजिर से पूछता है तो हाजिर कहता है क्या मेरे अलावा तुम्हें कोई और यहाँ पर दिख रहा है जिसकी मदद से मैं इसको यहाँ पर हरा सकता हूँ। पर इसके बाद हाजिर उससे पूछता है कि तुम्हारे पास एक बड़ा सा पॉट है। डॉपिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, पर आखिर तुम पॉट के बारे में क्यों पूछ रहे हो। हाजिर कहता है कि उसके अंदर कुछ बैम्बू शूट्स डाल दो और पानी उबलने के लिए रख दो, क्योंकि आज का खाना मैं बनाने वाला हूँ। डॉपिंग ये सुनने के बाद थोड़ा कंफ्यूज था, पर हाजिर आगे कहता है कि इसके अलावा मैं एक एक्सप्लेनेशन चाहता हूँ। और ये कहकर उसने खून से लथपथ एक बाबू उसके सामने रख दिया था और वो कहता है कि आखिर तुम इस चिकन के बारे में कैसे जानते हो और आगे बैम्बू ग्लोब आगे किस तरीके की जगह है, मुझे इसके बारे में सारे एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लियर एक्सप्लेनेशन। जिसके बाद डॉपिंग हाजिर को इस बैम्बू शूट्स के बारे में सारी स्टोरी बताता है, क्या फिर बैम्बू ग्लोब किस तरीके से काम करती है और यहाँ पर किस तरीके खतरनाक खतरनाक मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। और वो पूरी बातें बताते हुए कहता है और यही वजह है जिसकी वजह से बैम्बू ट्रीज इतने ज्यादा थिक और मोटे होते हैं। हाजिर उससे कहता है तो क्या इसकी वजह से उनका लाइफ स्पैन थोड़ा सा छोटा हो जाता है। डॉपिंग उसे बताता है कि नहीं, असल में ये बैम्बू शूट्स जो कि यहाँ पर है वो बाकी सारे बैम्बू शूट्स के एवरेज में काफी ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं और इस तरीके से फॉरेस्ट अपने आप को मेंटेन करता है। और इसके अलावा ये बहुत ज्यादा थिक और स्ट्रॉन्गर होने के साथ साथ इनके अंदर एक स्ट्रेंथ पावर भी पजेस होती है, जिनकी वजह से कई सारे मेडिकल हर्ब्स भी बनाई जाती हैं। और ये बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जिसकी वजह से कई सारे पोशंस और एलिक्सर्स भी बनते हैं और आधे से भी ज्यादा डिमोनिक एलिक्सर्स होते हैं वो कल्ट के द्वारा बनाए जाते हैं और वो सब बैम्बू ग्रोव के बैम्बू ट्री से ही बनाए जाते हैं। हाजिर ये सुनने के बाद काफी ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहता है यानी क्या तुम भी एलिक्सर्स बना सकते हो। पर डॉपिंग उससे कहता है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा जो ट्री होते हैं जिनसे मेडिसिन बनती है वो जंगल के काफी ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। और दिक्कत की बात यह है कि वहाँ पर कई सारे स्पेशल एनिमल्स और बीस्ट होते हैं जिनकी वजह से हम लोग अंदर नहीं जा सकते। हाजिर ये सुनने के बाद उसे कहता है यानी तुम्हारा मतलब इस तरीके के जिसका उसने खाना बना दिया था। पर डॉपिंग उसे बताता है कि असला लोटस सबसे ज्यादा वीकेस्ट होता है। हाजिर ये सुनने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है क्या सबसे ज्यादा कमजोर, यानी इसका मतलब इससे भी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स है वहाँ पर उस जंगल में। डॉपिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, असला लोटस सबसे ज्यादा कमजोर स्पीशीज में से एक है। इसके अलावा वहाँ पर मिड लेवल के बीस्ट भी पाए जाते हैं जो कि एक पीक कल्टीवेशन लेवल के मास्टर के जितना पावरफुल होता है। इसी की वजह से केवल साल में 2 बार यहाँ पर रोका जाता है जिससे यहाँ पर डिवाइन बाम्बूज की हार्वेस्टिंग की जा सके और इसके लिए यहाँ पर हाई लेवल के गार्ड्स को लाया जाता है। पर बाम्बू ग्रोव का डीपेस्ट पार्ट उन सबके लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इस बैम्बू सिटी गार्डन को एक जगह का सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस कंसिडर किया गया है। इसी की वजह से सभी लोग यहाँ पर रुकते हैं। इसके बाद वो हाजिर से माफी मांगते हुए कहता है पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ऐसे समय पर भी असला लोटस आपके ऊपर अटैक कर देगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा क्योंकि मैं आपकी सही संरक्षण नहीं कर पाया। पर हाजिर उसे कहता है कि इस सब की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने इस बिल्डिंग के चारों तरफ एक बॉल बनाई हुई है और इसके अलावा भी तुमने एक आउटर फॉर्मेशन बनाई है जिससे कोई अंदर न आ सके और तुमने गार्ड के तौर पर जरूरत से ज्यादा करके रखा है, इसलिए तुम्हें इस सब की वजह ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं है। पर इसकी बातें सुनने के बाद डॉपिंग तो रोने लगा था और वो कहता है कि पर फिर भी मैं ये सब सही से नहीं कर पाया। पर हाजिर उसे खाना देते हुए कहता है कि ये बहुत हुआ, चलो खाना खा लो क्योंकि ये परफेक्टली कुक हो चुका है। डॉपिंग बड़े से चिकन को लेने के बाद उसे कहता है यहाँ पर ये मॉन्स्टर चिकन को खाने के बारे में सोच रहे हैं, पर क्या ये पूरी तरह से ठीक होगा। ये सोच कर डॉपिंग उस बॉल को बहुत बुरी तरीके से देख रहा था। हाजिर ये देखकर उससे पूछता है कि तुम इस तरीके की चीजें नहीं खाते क्योंकि जिस तरीके से तुम देख रहे हो ऐसा लगता है कि तुम्हारा पेट काफी ज्यादा कमजोर है। पर भले इसके अंदर स्पेशल बैम्बू स्टोक्स के कंपैरिजन में ज्यादा कुछ नहीं है पर फिर भी इसके अंदर एलेक्सर है। ये जानने के बाद डॉपिंग एक एक घूंट के अंदर पूरे बाल को खाली कर देता है। सच में बेचारा बहुत ज्यादा वफादार है और उसे काफी ज्यादा पसंद भी आता है, इसलिए वो अपने यंग लॉर्ड से कहता है कि मुझे एक बाल और मिलेगा। हाजिर भी देखकर खुश होते हुए कहता है कि मैंने कहा था ना कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। पर साथ ही वो अपने मन में कहता है तो ये जगह इतनी ज्यादा खतरनाक है, अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो डेमन लॉर्ड ने आखिर मुझे इस जगह पर क्यों भेजा है।
पर मुझे जितनी ज्यादा जल्दी हो सके सभी डिमोनिक मार्शल आर्ट्स को सीखना होगा। हाजन खाना खाते हुए फॉर्मेशंस की बातें करने लगता है और डॉपिंग को इस सब के बारे में बताता है। तो डॉपिंग उससे पूछता है कि आपने मेरे काम को इतने अच्छे से देखा है, पर हाजन उससे कहता है कि यहाँ पर कुछ भी एनालाइज करने के लिए नहीं है, मैं इसे देख सकता हूँ। डॉपिंग उससे पूछता है क्या बाई चांस आपने कभी फॉर्मेशन की स्टडी करी है? और ये सुनने के बाद हाजन मुंह फेरते हुए अपने मन में कहता है मैंने बस इसको एक बार देखा था। और साथ ही अपने मन में कहता है वो सब पिछले लाइफ की बातें हैं। पर डॉपिंग ये जानकर अपने मन में कहता है फॉर्मेशंस मार्शल आर्ट से पूरी तरह से अलग होती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं कि इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद भी तुम इसको इस तरीके से कह सकते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है। आखिर थर्ड यंग लॉर्ड आखिर किस तरीके के इंसान है? जैसे जैसे मैं इनके बारे में जानता जा रहा हूँ कई सारी बातें जो कि मेरे दिमाग में आती जा रही है। जैसे कि इनने केवल 3 दिनों के अंदर ही 10 से भी ज्यादा डिमोनिक आर्ट सीक्रेट टेक्स्ट्स को पढ़कर खत्म कर दिया था। उसके बाद इनने अपने आप को पूरी तरह से रिकवर न होने के बाद भी एक असरा लोटस को अकेले ही आसानी से हरा दिया। यानी इसकी अपीयरेंस काफी ज्यादा लाइट हार्टेड है, ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। और हाजन जिस तरीके से उसका मजाक करता है पर जब वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है तो उसके अंदर से एक ऐसा ऑरा निकलता है कि उसको अप्रोच करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पर सबके बावजूद केंद्र में सारी मार्शल आर्ट पावर को अपने क्यू ब्लॉकेज की वजह से खो दिया है। देख के ऐसा नहीं लगता कि ये रेगुलर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, पर मैं पूरी तरह से श्योर हूँ यहाँ पर ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनके बारे में अभी मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। जिसके बाद हाजन अपने आप को पूरी तरह से डेडिकेटेड करते हुए कहता है कि मुझे जितना ज्यादा जल्दी हो सके सभी डिमोनिक आर्ट को मास्टर करना होगा। पर मैं डिमोनिक आर्ट को सीखने के लिए ज्यादा जल्दी भी नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा पहली बार है। और अगर मैं काफी ज्यादा कम समय में भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन जाता हूँ उसके बाद भी मैं अपने डार्क शैडो क्यू के ऊपर गिव अप नहीं करने वाला, क्योंकि वो मेरे सबसे द मोस्ट फेमिलियर स्किल है। डार्क शैडो स्वॉर्ड क्यू एक न्यू मार्शल आर्ट है इस पहले जनरेशन के लिए जो कि मैंने क्रिएट किया था 10 ग्रेट सेट के सीक्रेट टेक्निक्स को मिलाकर, क्योंकि जब मैं एक असैसिन किंग था। पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ट्रू डिमोनिक आर्ट बेसिकली एक डिमोनिक आर्ट है और वो इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आखिर मैं उसे किस तरीके से सीखता हूँ, क्योंकि एक नेचुरल कैरेक्टर है जो कि चीज से पूरी तरह से इक्वलिटी करता है। पर अगर मान लो कि मेरा फाउंडेशन पूरी तरह से क्लियर ना हो मेरे डार्क शैडो क्यू के लिए वो भी ट्रू डिमोनिक आर्ट के साथ, क्योंकि अगर तुम साफ पानी के अंदर थोड़ी सी इंको भी डालते हो तो वो धीरे धीरे करके पूरे में फैल जाती है। और डार्क डिमोनिक आर्ट भी बिल्कुल एक इंक की तरह है, पर ट्रू डिमोनिक आर्ट इससे थोड़ा सा अलग है। डिमोनिक स्टडी कल्टीवेट करती है हेवली डिमोनिक डिवाइन आर्ट कल्ट के लिए। जिसके बाद वो आगे कहता है कि ऐसा हो सकता है कि हेवली डिवाइन डीमन कल्ट उसे डार्क शैडो क्यू के साथ जोड़ लिया जाए। शायद ये मेरा फेथ है, इसलिए चलो इसे शुरू करते हैं डिमोनिक आर्ट को डार्क शैडो क्यू के साथ जोड़कर। चलो ये देखते हैं कि बेसिक ऑफ डिमोनिक आर्ट सीक्रेट टेक्निक्स ऑफ 10 ग्रेट सेट से जुड़ती है या नहीं। जिसके बाद वो दोनों टेक्निक्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करने लगता है और देखकर ऐसा लगता है कि वो अपने प्रीवियस लाइफ के सारी पावर्स को अपने इस लाइफ के अंदर पूरे से कंबाइन करने वाला है। बाहर डॉपिंग झाड़ू लगाते हुए काफी परेशान अपने मन में कहता है कि आज उन्हें अपने आप को पूरी तरह से बंद करे हुए 12 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं और उन्हें कहा था कि मुझे कुछ भी हो जाए मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर अंदर क्या हो रहा होगा। और हमें अंदर का सीन दिखाते कि हाजन अपने आप को पूरी तरह से एक दूसरे के साथ कंबाइन करने की कोशिश में ही लगा हुआ था और अब यहाँ पर उसकी डिवाइन पावर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होने लगी थी। इसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी, पर वो अपने आप से कहता है कि एक न्यू मार्शल आर्ट क्रिएट हो चुका है। ये मेरे डार्क शैडो क्यू से भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है और ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद डिमोनिक आर्ट से भी काफी ज्यादा स्टेबल भी है। ये पूरा हुआ और जैसे हाजन की पूरी पावर्स इस न्यू बॉडी के अंदर पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाती है वो कहता है कि ये डन, यानी पूरा हुआ। जिसके बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो अपने न्यू मार्शल आर्ट के साथ ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसकी वजह से उसके अंदर से निकलने वाली डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है और वो कहता है कि ये पहली बार है कि मेरी बॉडी के अंदर से इतनी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी तेजी से निकल रही है। मैंने एक न्यू मार्शल आर्ट पावर को पॉजेस करा है जो कि मेरे पास कभी पहले नहीं थी। डॉपिंग को भी बाहर ये एनर्जी काफी ज्यादा महसूस हो रही थी और हाजन अपने आप से कहता है मैं इस न्यू मार्शल आर्ट को नाम देता हूँ द डार्क शैडो डिमोनिक आर्ट। जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों जंगल के अंदर जाकर शिकार कर रहे थे और वहाँ पर एग मॉन्स्टर्स आते हैं तो डॉपिंग बड़ी आसानी से अपनी तलवार के साथ उन सभी को एक एक स्लैश के साथ मारता जा रहा था। सच में डॉपिंग भी काफी ज्यादा पावरफुल है, पर यहाँ पर बहुत देर से शिकार करने की वजह से उसको भी काफी ज्यादा चोट लग गई थी और वो कहता है ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। ये जगह जैसे जैसे मैं अंदर जाता जा रहा हूँ उतनी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे पैरों में जरा सी ताकत बची है। पर उसके सामने हाजन ने और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को बहुत ज्यादा रूथली मार दिया था
डॉल्फिन काफी थका हुआ उसे कहता है, मुझे लगता है कि हम लोगों को आज के लिए यहाँ से रिट्रीट कर बैम्बू गार्डन के अंदर वापस चल जाना चाहिए। और हाजिम भी काफी थका हुआ था, पर वो मॉन्स्टर को मारने के बाद कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर बीस्ट रहते हैं जिनको कहते हैं ज़ुज़ुन, जहाँ पर वो सभी एक साथ रहते हैं, पर अभी तक मैंने उन सबका सामना नहीं किया है। फर्टाइल बाम्बूज के बीच में से बहुत ज्यादा खतरनाक आवाज आने लगती है। ये देखकर डॉल्फिन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो कहता है कि ये आवाज, और हमें वहाँ से बहुत सारे एप बीस्ट को आता हुआ दिखाते हैं और इस बीस्ट के डिमोनिक ग्रुप को ही ज़ुज़ुन कहते हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा गया था और वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, मुझे लगता है कि यंग लॉर्ड हम लोगों को रिट्रीट करके यहाँ से चले जाना चाहिए। पर हाजिम के चेहरे पर तो एक स्माइल थी। वो डॉल्फिन से कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, और साथ ही वो अपने मन में कहता है कि डॉल्फिन ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि मेरा इंटरनल क्यू थोड़े ही समय में अपनी लिमिट तक चला जाएगा और हम लोग यहाँ पर काफी लंबे समय से इन बीस्ट से लड़ रहे हैं, पर अब यहाँ पर हारने का जरा सा भी समय नहीं है। और ये बिल्कुल सही समय है कि मैं अपने न्यू मार्शल आर्ट को यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकूं। और ये कहकर वो अपने न्यू मार्शल आर्ट को बाहर निकालते हुए कहता है, मुझे अपने लिमिट्स को पुश करना होगा जिससे मैं और भी ज्यादा पावरफुल बन सकूं। और फिर वो अपने डार्क शैडो डेमोनिक आर्ट को इस्तेमाल करते हुए उन सभी बीस्ट से लड़ना चालू कर देता है। जिसके बाद हमें डेमन लॉर्ड के पैलेस का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डेमन लॉर्ड भी उसके अचीवमेंट्स के बारे में सुनकर काफी सरप्राइज था। वो कहता है, क्या आगे तुमने क्या कहा, क्या थर्ड यंग लॉर्ड बाम्बू ग्लोव में असरा लोटस और ज़ुज़ुन का शिकार कर रहा है? मोडाम कहता है कि हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। डेमन लॉर्ड भी जानने के बाद काफी ज्यादा फैसिनेटिंग होते हुए कहता है, अगर उसने ब्लैक ड्रैगन को मास्टर किया होता तो शायद उसके लिए उन बीस्ट के बीच में से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल होता। मोडाम ये सुनने के बाद थोड़ा सरप्राइज था, जिसके बाद डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुमने उसे डेमोनिक आर्ट सीक्रेट टैक्सेस दिए होंगे। मोडाम, हाँ बिल्कुल, मैंने उसे ब्लडी फ्लेम, कैप्चरिंग हेवन और रेड फिनिक्स दिया था। ये जानकर डेमन लॉर्ड थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, पर रेड फिनिक्स को हैंडल करना उसकी करंट स्टेट में काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा टॉक्सिन एक्सटेंट होंगे, क्योंकि वो अभी क्यू ब्लॉकेज से उठा है। मुझे लगता है कि उसने अभी दूसरे डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करते हुए उसको मास्टर किया होगा। और इसके अलावा वो उससे पूछता है, क्या तुमने उसे सीक्रेट टैक्सेस सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर से दिए थे? ये जानने के बाद मोडाम बहुत ज्यादा घबराते हुए उससे माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मेरे लॉर्ड, क्योंकि मैंने सीक्रेट लाइब्रेरी के अंदर जाने से पहले आपसे इसकी परमिशन नहीं ली थी, प्लीज मुझे मार दीजिए। तो डेमन लॉर्ड उससे कहता है कि अपना सिर उठाओ, क्योंकि तुम्हारे पास सीक्रेट लाइब्रेरी की अथॉरिटी है। पर मोडाम बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, पर मैंने इस चीज की रिपोर्ट आपको शुरू में नहीं करी थी। तो डेमन लॉर्ड उससे पूछता है, क्या तुमने थर्ड लॉर्ड को ये सब चीजें प्रोवाइड करी है, इस चीज का तुम्हें रिग्रेट है? मोडाम कहता है कि नहीं। तो डेमन लॉर्ड उससे कहते हैं, क्या तुम इन सब चीजों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो? मोडाम बिल्कुल कहता है हाँ। और ये देखकर डेमन लॉर्ड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। जिसके बाद हमें फिर से ज़ुज़ुन का सीन दिखाते हैं। हाजिन अपने डार्क शैडो डेमोनिक आर्ट का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक कर रहा था, और दूसरी तरफ डेमन लॉर्ड मोडाम से इसके बारे में कहते हैं, आखिर तुम जानते हो क्या फिर बच्चों की लड़ाई बड़ों की लड़ाई से इतनी ज्यादा खतरनाक और स्कैरी क्यों होती है? क्योंकि बच्चों को ये अंदाजा नहीं होता कि आखिर उन्हें कहाँ पर रुक जाना चाहिए। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। उन्हें केवल ऑनर के अलावा कुछ भी नहीं दिखता, और वो इस ऑनर के लिए किसी भी तरीके की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर जिस समय वो बैटलफील्ड में इन सभी के सामने अपने एरोगेंस को पीछे छोड़कर आगे लड़ाई लड़ते हैं, वही समय होता है जब एक लड़का एक मर्द यानी एक आदमी बन जाता है। जिसके बाद सीन फिर से सभी बीस्ट का होता है जो सभी डॉल्फिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। ये देखकर हाजिन उससे कहता है कि संभल कर, और तभी वो अपने पावरफुल अटैक के साथ उन सभी मॉन्स्टर्स को यानी सब बीस्ट को एक ही झटके में मार देता है, और वहाँ पर पूरे में धुआं ही धुआं हो जाता है। और हाजिन डॉल्फिन से कहता है कि बॉडीगार्ड अपने गार्ड को इस तरीके से डाउन मत करो, ये ज़ुज़ुन केवल एक नंबर है। और साथ ही वो अपने मन में कहता है, जितने ज्यादा मैं अपने डार्क शैडो क्यू डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो उतना ही ज्यादा स्मूदर और स्मूदर होता जा रहा है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शायद मैं बाम्बू ग्लोव के हार्ट तक भी पहुँच सकता हूँ। पर तभी अचानक वहाँ पर एक और बीस्ट आ जाता है जो सबसे अलग है और बहुत ज्यादा पावरफुल भी। हाजिन उसको देखकर कहता है कि यहाँ पर एक और बीस्ट है, पर ये उससे काफी ज्यादा फास्टर है। वो डॉल्फिन से इससे बचने की बोलता है, पर वो बीस्ट अपने पिछले पैरों से उसके सिर के ऊपर मारता है, जिसकी वजह से उसकी आँख के ऊपर चोट लग गई थी। हाजिन ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है, क्या ये यहाँ पर कैसे आ गया? ये तो एक घोड़ा है। पर साथ ही जैसे वो घोड़े को सही से देखता है तो ये घोड़ा एक जिराफ और एक हॉर्स का मिक्सचर है जिसके बड़े बड़े दांत हैं। हाजिन इसको देखकर कहता है
मुझे इसको देखकर बिल्कुल चिकन वाली फीलिंग आ रही है, जैसा कि मैंने उसे पहली बार देखा था। डॉपिंग अपने इनर क्यू को एम्प्लीफाई कर सकता है, पर कुछ दिनों से यहाँ पर कई सारे बीस्ट से लड़ने की वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब है और उसने यहाँ पर अपने एक ही ब्लो के साथ उसे नॉक आउट कर दिया। ये बीस्ट सभी से बहुत ज्यादा पावरफुल है जिनसे अभी तक हम लोग लड़े हैं, और इसके अंदर से बहुत ज्यादा खतरनाक मर्डरर ऑरा भी निकल रहा है। और ये देखकर हाजन अपनी पूरी ताकत को निकालते हुए उसका सामना करने की कोशिश करने की सोचता है, पर तभी वो बीस्ट अपने सिर को हाजन के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। इसकी वजह से उसकी तलवार भी उसके हाथ से छूट गई थी और वो यहाँ पे बहुत ज्यादा घायल होते हुए कहता है कि इसकी स्पीड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अपनी स्पीड के साथ इसका सामना नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उसे फिर से आता हुआ देखकर कहता है कि फिर से आ रहा है और तो मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनूंगा। करते हुए उसका ध्यान अपनी बॉडी के ऊपर भी जाता है कि उसका हाथ सही से काम नहीं कर रहा और उसका हाथ पूरी तरह से मुड़ा हुआ था और उसके ऊपर सूजन आ गई थी। यानी उसका सीधा हाथ अब पूरी तरह से टूट चुका है। वो बीस्ट तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था और जैसे ही वो आगे आकर उसके ऊपर अटैक करता है, अगर इसी तरीके से रहा तो मैं तो इसके ऊपर सिंगल अटैक भी नहीं कर पाऊंगा। वो समय जब मैंने सोचा था कि सारी चीजें काफी अच्छी तरीके से चल रही हैं, मुझे जंगल के अंदर आने के बाद अपना गार्ड डाउन नहीं करना चाहिए था। और जैसे वो बीस्ट अपने पावरफुल स्ट्राइक उसके ऊपर लगाता, पर तभी उड़ती हुई तलवार आकर उसकी पीठ से टकराती है और डॉपिंग चिल्लाते हुए कहता है कि मॉन्स्टर इधर देखो, तुम्हारा अपोनेंट इस तरह है। बीस्ट का ध्यान जैसे इसके ऊपर जाता है, हाजन अपनी घायल हालत में भी कहता है कि डॉपिंग ऐसा मत करो, क्योंकि कोई ऐसा बीस्ट नहीं है जिसका सामना तुम अकेले कर सकते हो। पर डॉपिंग उसे कहता है कि इधर आओ, चलो हम इस लड़ाई को आखिर तक लेकर चलते हैं। जिसके बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है, तो ये देख के ऐसा लगता है कि शायद वो यहाँ पर से लड़ने वाला है, पर अगले सीन में वो तेजी से दूसरी तरफ कदम बढ़ाते हुए भागना चालू कर देता है। और सच में ये देखना काफी ज्यादा फनी है। वो बीस्ट तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और ऐसा लगता है कि वो डॉपिंग को यहाँ पर मार ही देगा, पर डॉपिंग के दिमाग में कोई और ही प्लान चल रहा था और हमें सामने की तरफ कुछ हरी हरी घास दिखाते हैं, जिसको देखकर डॉपिंग भी कहता है कि इस तरफ। और जैसे वो हरी घास उसके सामने आती है, डॉपिंग अचानक से वहाँ से जंप कर देता है और तभी वो घोड़ा नीचे की तरफ गिर जाता है और वो बीस्ट नीचे की तरफ गिर जाता है। यानी डॉपिंग ने यहाँ पर पहले ही जाल बनाकर रखा हुआ था। डॉपिंग नीचे आने के बाद उस जाल के अंदर देखता है, उसने यहाँ पे गड्ढे के अंदर कई सारे बाम्बूस को फंसा कर रखा हुआ था। उस बीस्ट की हालत ऐसी थी कि शायद वो यहाँ पर मर गया हो। डॉपिंग को भी ऐसा ही लगता है कि शायद वो यहाँ पर मर चुका है, पर तभी अचानक उसकी आँख खुल जाती है और वो गड्ढे के बाहर आने की कोशिश करना चालू कर देता है। ये देखकर डॉपिंग बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो घोड़ा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। वो भी देखकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये कितना ज्यादा जिद्दी है, और साथ ही वो उसे कहता है कि अगर तुम्हारी मेरे थर्ड यंग लॉर्ड की बॉडी को टच करने की हिम्मत भी कैसे हुई, वो बहुत ज्यादा प्रीशियस है। सच में ये लाइन सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा हीरो किसी हीरोइन की तरह है और डॉपिंग कोई हीरो है, ओवर पॉजिटिव। और बीस्ट के रिएक्शन को देखकर वो भी काफी डरा हुआ था, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागते हुए कहता है कि मुझे जाकर यंग मास्टर को बचाना चाहिए, और वो उसको अगले समय के लिए यहीं पर छोड़कर भाग जाता है। और अब हमें 8 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हेवनली डिवाइन कल्ट के अंदर कोर्ट एल्डर का सीन दिखाते हैं। कोर्ट ऑफ एल्डर के फर्स्ट लीडर, इसका नाम ली गोंगस्वांग है और ये कोर्ट ऑफ एल्डर के सेकंड लीडर गी याल से बात कर रहे हैं। गोंगस्वांग कहता है ये काफी टफ था। याल बोलता है कि सीनियर आपने काफी ज्यादा अच्छा काम किया, इस बार मैं भी चलूंगा, तो बस यहाँ थोड़ा सा आराम करिए। गोंगस्वांग उसका शुक्रिया करते हुए कहता है कि सबकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग गार्ड को चेंज करते हैं तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट अपने प्रोटेक्शन को अनईजी फील करने लगेंगे, इसलिए मैं 1 और घंटे के लिए वापस जाने वाला हूँ। याल पूछता है पर क्यों, आज तो पैट्रियार्च के डीमन सोर्ड की फैमिली विजिट करने वाली है। गोंगस्वांग कहता है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हूँ, वो एक बहुत ज्यादा जरूरी इंसान है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो किसी डिस्कशन को लेकर कल्ट लीडर से मिलने के लिए आए हैं। कि मैंने रूमर्स में यही सुना है कि डीमन सोर्ड फैमिली के यंगेस्ट एल्डर को वो लोग ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग डीमन लॉर्ड का डिसाइपल बन जाए। यार ये सुनने के बाद कहता है क्या डीमन लॉर्ड का एक और डिसाइपल? गोंगस्वांग कहता है जैसा मैंने कहा मुझे इसके बारे में नहीं पता कि ये सच है या गलत, तो उनके 2 डिसाइपल्स को देखा जाए तो हमने पहले सैम फैमिली में से किसी को चुन लिया है और केवल इस चीज को लॉयल्टी पर चला जाए तो ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि डीमन सोर्ड फैमिली से ज्यादा आउटसाइडर हो यानी बाहर की हो। पर डीमन लॉर्ड उनके ऊपर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं, इसकी वजह से मैं श्योर हूँ कि उन लोगों को एक स्पेशल कंसिडरेशन मिलेगा और इसके अलावा इन सभी फैमिलीज में से वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स भी है। पर क्या डीमन लॉर्ड एक और अपने डिसाइपल चुनेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले 7 में से एक को चुना हुआ है। अब क्या पता ये सब डीमन लॉर्ड के ऊपर है कि या फिर वो यहाँ पर क्या डिसाइड करते हैं। यान कहता है कि ये बिल्कुल सही है, पर मुझे ऐसा लगता है कि 7th उनका आखिरी होगा। सॉन्ग यान इसका मतलब पूछता है तो
मजाक से बताता है क्योंकि थर्ड यंग लॉर्ड वो अभी क्यू ब्लॉक कैसे उठा है, इसकी वजह से उन्होंने अपने सारे मार्शल पावर को भी खो दिया है और अभी वो बाबू ग्लोवी के अंदर रह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होगी और वो इस रेस के अंदर जीतने के पॉइंट तक कभी भी नहीं आ पाएगा। सॉन्ग यांग भी ये सुनकर उससे कहता है कि सच में ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक, बहुत ज्यादा डेंजरस स्टेटमेंट है। यांग कहता है यानी तुम पहले से ही जानते हो कि बैम्बू ग्लोव कितनी ज्यादा खतरनाक जगह है, यानी इस चीज की यहाँ पे पूरे चांसेस है कि थर्ड यंग लॉर्ड कभी भी वहां से वापस लौट कर ना आ पाए। और मान लो कि अगर लॉर्ड वहां पर परमिशन नहीं देते हैं तो शायद वो हमेशा ही वहां पर फंस कर रह जाए। पर तभी अचानक से सॉन्ग यांग को रोकते हुए कहता है किसी समय यहाँ पर रुक जाओ, इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। ये देखकर यांग थोड़ा सा कंफ्यूज था और सॉन्ग यांग उससे कहता है तो पता है कि आप क्या वजह है जिसकी वजह से थर्ड लीडर को वहाँ पर भेजा गया है, क्योंकि वो हम तीनों में बाम्बू ग्लोव के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है और ने वहाँ पर मास्टर ऑफ द कोर्ट के एल्डर्स द्वारा ही भेजा गया है। यानी तुम ये समझ ही सकते हो कि आखिर थर्ड लीडर के ऊपर वो लोग कितना ज्यादा भरोसा करते हैं। तभी सर्वेंट पीछे से फर्स्ट लीडर को आवाज देते हुए कहता है, वो उससे पूछता है क्या हुआ, तो वो सर्वेंट काफी ज्यादा घबराते हुए कहता है थर्ड लीडर यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए हैं। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि डाउकिंग यहाँ पर है, उसे जल्दी से यहाँ पर भेज दो। पर जैसे गेट खुलता है तो डाउकिंग की हालत काफी ज्यादा अजीब सी है, उसके अंदर से निकलने वाला ऑरा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। वो लोग डाउकिंग को ग्रीट करते हैं पर वो दोनों उसकी हालत देखने के बाद बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर के अंदर से इतना ज्यादा मर्डरस ऑरा कब से निकलने लगा, आखिर न जाने बाम्बू ग्लोव के अंदर ऐसा क्या हुआ है, वो भी केवल इन 8 महीनों में, जिसकी वजह से ये इतने ज्यादा पावरफुल और इतने ज्यादा खूनी हो गए हैं। जिसके बाद डाउकिंग अपने पास कुछ टी लीव रखते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी काफी है। पर सॉन्ग यांग उससे पूछता है सर आखिर आपका कॉर्पोरेट टी से क्या मतलब है, आखिर आपको ये क्यों चाहिए। डाउकिंग बताता है कि मैं थर्ड यंग लॉर्ड के ऑर्डर को फॉलो कर रहा हूँ, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आते समय पूरी तरह से श्योरली इस चीज को ले आना। वो लोग भी डाउकिंग के काफी ज्यादा हार्ड वर्क को देखकर उसको अप्रिशिएट करते हैं। डाउकिंग कहता है कि जितना ज्यादा मैं हार्ड वर्क करूंगा उतना ज्यादा मेरे यंग लॉर्ड कंफर्टेबल रहेंगे और यही मेरे लिए काफी ज्यादा खुशी की बात है। ये सुनकर वो दोनों ही डाउकिंग से कहते हैं कि हम दोनों आपके साथ एक कप चाय पीना चाहते हैं। पर डाउकिंग उससे मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, पर मैं अभी आपके साथ यहाँ पर बैठ कर चाय नहीं पी सकता। ये सुनकर वो उससे कहते हैं अगर आप बिजी हैं तो मैं तो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये चीज भी यकीन करना मुश्किल है कि आप इतने ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, इसलिए प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। ये सुनकर डाउकिंग उनसे कहता है कि आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर्स, और ये कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है। पर डाउकिंग को वहाँ से जाता हुआ देखकर यांग सॉन्ग यांग से पूछता है कि सीनियर आप इस चीज को सेंस कर पा रहे हैं। सॉन्ग यांग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए और मैं इसके बारे में कितना भी क्यों ना सोच लूं, पर वो मर्डरस ऑरा जो कि डाउकिंग के अंदर से निकल रहा है वो जरा सा भी नॉर्मल नहीं है। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये सब एक्सट्रीमली डेंजरस जगह पर रहने की वजह से हो रहा है। ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो सकता है, पर ये देखना काफी ज्यादा अच्छा है कि उनकी हेल्थ काफी ज्यादा ठीक है और मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि डाउकिंग हमेशा बिल्कुल ठीक रहे। और अगर मान लो कि लीडर को ये पता हो कि वो वहाँ से आने की वजह से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन गए हैं, तो ये देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी इस चीज पर यकीन होने लगेगा। जिसके बाद हमें फिर से बैम्बू ग्लोव का सीन दिखाते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं अपनी बॉडी को काफी ज्यादा लाइट महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर 8 महीने रहने की वजह से मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पर बैम्बू ग्लोव के अंदर रहने के एक्सपीरियंस ने मेरे मार्शल आर्ट को एक अलग ही लेवल तक एडवांस कर दिया है। तभी आगे बढ़ते हुए उसकी नजर में एक चीज आ जाती है, ये देखकर वो जल्दी वहाँ पर रुक जाता है और वो ये देखकर कहता है कि मुझे ऐसा लगा था कि मैंने वहाँ पर किसी चीज को हिलता हुआ देखा, शायद क्या वहाँ पर कोई बीस्ट है, पर उसकी कदम काफी ज्यादा हैवी और अनफॉर्म्ड है, ये किसी भी तरीके से जिंदा नहीं हो सकता और ये धीरे धीरे करके काफी ज्यादा करीब आता जा रहा है। वो डरते हुए जल्दी से अपनी तलवार निकालते हुए कहता है कि वो यहाँ पर आ गया, मैं इसको एक ही स्ट्राइक के साथ काट दूंगा। पर जैसे वो सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर हाजिम था जो कि रस्सी से किसी को खींचते हुए ला रहा था। यह देखकर डाउकिंग भी काफी सरप्राइज होते हुए कहता है कि यंग लॉर्ड, और हाजिम भी उसे बड़ी मासूम सी नजरों से देखते हुए कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने समय लेना और अपने कॉमरेड फिलिप के साथियों के साथ बैठना। पर डाउकिंग उससे कहता है मुझे लगा था कि आप बागो गार्डन के अंदर अकेले रहेंगे, इसलिए मैं आपके लिए जल्दी आ गया। पर साथ ही वो सामने की तरफ देखकर और सरप्राइज होते हुए कहता है और आपने यहाँ पर अकेले एक और शूलू को पकड़ लिया, अगर आप यहाँ पर घायल हो जाते तो क्या होता। ये सुनकर हाजिर उसे बताता है कि मैं बैठा बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाहर जाकर घूमूं, पर मैंने इसे वहाँ पर घूमता हुआ देखा और मैं इस तरीके से इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता था। इसको देखकर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, इसलिए मैंने जाकर इसके ऊपर अटैक कर दिया। इसलिए आज हम लोगों को घोड़े का मीट खाने को मिलने वाला है। डाउकिंग
चलो जल्दी से जाकर फोटो तैयार करते हैं। तो ये सुनकर डॉल्फिन काफी ज्यादा परेशान होते हुए उससे कहता है, क्या आप अपने सीधे हाथ की उस पट्टी को हटा सकते हैं? मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो पूरी तरह ठीक हुआ है या नहीं, क्योंकि इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था और उसे वो सारी चीजें याद आ रही थी जो कि वो हाजन के हाथ टूट जाने की वजह से उसके लिए क्या करता था। हाजन के हाथ के टूटने के बाद से वो उसके लिए बिस्तर लगाया करता था, वो उसे खुद से खाना खिलाया करता था और इसके अलावा वो कभी कभी उसको फ्रेश होने के लिए भी मदद करता था। समझ लो जैसे माँ अपने 2 साल के बेटे को किस तरीके से फ्रेश करवाती है। और इसकी वजह से डॉल्फिन को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि इस सब में वो उसकी मदद क्या करता था, जैसे कि ये एक हैंडीकैप है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और यहाँ पर आकर देखो तो वो यहाँ पर आकर मॉन्स्टर का शिकार कर रहा है। सच में उसने 1 महीने के लिए डॉल्फिन को पूरी तरह से परेशान करके रख दिया था, जिसके बाद रात में उन लोगों के खाना खाने के बाद हाजिर अपने कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और डॉल्फिन सारे के सारे बर्तन धोते हुए अपने मन में यही कह रहा था, अगर मैं इसके बारे में सोचूं कि अकेले ही 100 लोग को अकेले हरा सकते हैं तो क्या कोई चीज के ऊपर यकीन करेगा कि आज से कुछ समय पहले क्यूब ब्लॉकचेन से सफर कर रहा था। पर ये जगह बहुत ज्यादा बेसिक से भरी हुई है कि एक पीस मास्टर के लिए भी इस चीज को हैंडल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं केवल यहाँ पे एक गार्ड के तौर पर यंग मास्टर को नहीं देख सकता। और हाजन अपनी कल्टीवेशन करने में लगा हुआ था और हाजन की अपनी कल्टीवेशन पूरी हो जाने के बाद डॉल्फिन उसके पास आकर उसे पूछता है क्या ये सब खत्म हुआ। पर हाजन डॉल्फिन की नजरें देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे फिर से डरा दिया, आखिर इस बार क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा तो बाबू ग्लो से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है, यानी तुम असल में अपनी आंखें खोल सकते हो। पर डॉल्फिन उससे कहता है कि यंग मास्टर मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, पर मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक प्रॉमिस करें कि आप मेरे बिना किसी भी खतरनाक जगह पर नहीं जाएंगे। हाजिर उससे कहता है कि हाँ मैं समझ गया। तो ये सुनकर हाजिर उससे पूछता है तो आखिर मैं क्या करूँ, वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। डॉल्फिन इसके बारे में पूछता है कि आखिर उसका मतलब क्या है, पर हाजिर को ऐसा नहीं लगा था कि उसे इसका मतलब पता नहीं होगा, इसलिए वो उससे कहता है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये धीरे धीरे करके और भी ज्यादा खतरनाक होती जा रही है। डॉल्फिन फिर से हाजिर से इस चीज का मतलब पूछता है। हाजिर उसे बताता है कि ये चीज पूरी तरह से श्योर है कि ये जगह बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, तो यहाँ पे स्पेशल क्यूब यहाँ पर केवल स्पेशल बाम्बूज के लिए और स्पेशल बेस के लिए नहीं है, यहाँ पर इंसानों की बॉडीज भी चेंज होना चालू हो जाती है। भले तुम इसके बारे में सोचो, क्योंकि अगर कोई भी कितना ही एफर्ट क्यों न डाल ले, पर 8 महीने के अंदर जो कि हम लोगों ने यहाँ पर अचीव किया है कोई और अचीव नहीं कर सकता। इसलिए ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लेदर और थोड़ी बहुत भी लापरवाही कुछ ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि यहाँ के बैम्बूज और बीस ने इस जगह को पूरी तरह से हैबिटेट कर लिया है। तो ये चीज इंसानों के लिए जरा सी भी सेफ नहीं है। जिसके बाद वो अपनी पट्टी को हटाते हुए डॉल्फिन से पूछता है, डॉल्फिन बताओ अगर किसी के हाथ के टूट जाने के बाद उसको पूरी तरह ठीक होने में कितना ज्यादा समय लगेगा? डॉल्फिन भी ये देख के काफी सरप्राइज था कि उसका हाथ पूरी तरह से हील हो गया है। वो उससे कहता है कि हाथ की हड्डी पूरी तरह से टूट गई थी, तो इसको ठीक होने में लगभग 2 महीने का समय लगता है। पर हाजिर उसे बताता है कि नहीं, इसमें केवल मुझे 1 हफ्ता लगा और वो जो घाव जो कि शुरू की वजह से मुझे हुआ था वो तो केवल 2 घंटे के बाद ही गायब हो गया था। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी भी तरीके से नॉर्मल है? अगर मान लो किसी की बॉडी के ऊपर घाव हो जाता है तो उसकी बॉडी को हील होने में टाइम लगता है, पर तब क्या होगा जब ये हीलिंग प्रोसेस जल्द से ज्यादा एक्सट्रीमली बढ़ जाए और तुम सोचो जब बॉडी रेगुलर हमेशा हील होती रहे, जब घाव पूरी तरह से ठीक हो गया हो, बूम अपनी बॉडी पूरी तरह से फट जाएगी। डॉल्फिन हाजन की बात सुनने के बाद धीरे करके डरना चालू हो गया था और वो उसे कहता है यहाँ का एनवायरमेंट बाबू ग्लोवी का ये सच में ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर इंसानों की बॉडी के लिए ये ज्यादा ठीक नहीं है। डॉल्फिन ये सुनकर उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये कहना चाहते हो बाबू ग्लो की हीलिंग पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है? हाजिर उसे बताता है कि इसके अंदर की स्पेशल पावर धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है और बाबू ग्लोव के अंदर की स्पेशल पावर 3 से 4 महीने के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और ये पावर इतनी ज्यादा पावरफुल होगी कोई भी इंसान इस चीज को हैंडल नहीं कर सकता। और अगर मान लो उस समय तक हम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम लोग यहाँ पर फट कर मारे जाएंगे। पर डॉल्फिन उसे बताता है कि यंग लॉर्ड जैसा डीमन लॉर्ड आप कोई चीज से परमिट नहीं देते, आप वापस घर नहीं जा पाएंगे। ये सुनकर हाजिर हंसते हुए उसे कहता है भले ही डीमन लॉर्ड ने कहा है कि मुझे बाबू ग्लोव के अंदर ही रहना होगा, पर मैं ऐसा कभी भी नहीं कहा कि मेरे वापस आने की टाइम लिमिट कौन सी होगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर 8 महीने से बैठा हुआ हूँ ये सब डीमन लॉर्ड की वजह से है? डॉल्फिन ये सुनकर हैरान होते हुए कहता है क्या इसका मतलब यहाँ पर ये ऐसा नहीं था? हाजिर उससे कहता है कि पहली बार डीमन लॉर्ड ने मेरी विश को ग्रांट किया था और मैं इसी वजह से मुझे यहाँ पर भेजा था क्योंकि परफेक्ट जगह है जहाँ पर मैं फ्रेश एयर ले सकता हूँ। डॉल्फिन उसे कहता है ये ठीक है, पर हाजिर उसे बताता है अगर हम लोग 2 या 3 मॉन्स्टर्स को हराकर बाबू ग्लोव के हाथ तक चले जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग वहाँ पर जाकर वैसे स्पेशल बाबू को ला सकते हैं जो कि लीडर्स हार्वेस्ट एरिया में पाया जाता है।
डॉक्टर ये सुनने के बाद सरप्राइज होते हुए कहता है कि इन 3 महीनों में ऐसा कैसे हो सकता है, पर हाजिर उससे कहता है कि मैं जाकर उसे ऑक्टेन यानी जरूर पालूंगा। जिसके बाद हमें डीमन पैलेस के अंदर फोर्थ मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारी इसकी सर्वेंट उसे नहा रही थी, नहला रही थी। वो हुक्का पीते हुए कहता है मैं सो नहीं पा रहा क्योंकि अभी भी थर्ड जिंदा है। इसका नाम मैंने पहले ही बता दिया था, हम ह्यूमन। ह्यूमन कहता है आखिर मास्टर मुझसे उस समय क्या कहना चाह रहे थे। जिसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर डीमन लॉर्ड ने ह्यूमन को उससे मिलने के लिए बुलाया था। डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं अगर तुम पीक ऑफ मार्शल आर्ट के डेमोनिक आर्ट को सीख नहीं सकते तो वो केवल 3 महीने की बात है। और बाम्बू ग्रोव एक ऐसी ही जगह है। पर इमोन को इस चीज से कोई भी मतलब नहीं था और ना ही उसको समझ में आ रहा था क्या फिर डीमन लॉर्ड ने अचानक से उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है और वो यहाँ पर इस तरीके की फालतू बातें से क्यों कर रहे हैं। डीमन लॉर्ड उससे कहते हैं तुमने कहा था कि तुम सबसे यंगेस्ट को चैलेंज करना चाहते हो। इमोन घबराते हुए कहता है कि जी। तो डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि ठीक है मैं ये समझ गया। पर साथ ही इमोन अपने मन में कहता है कि हेवनली डीमन हेवन में एग्जिस्ट करते हैं जो कि स्काई से उस पार है, जहाँ पर किसी भी तरीके के इंसान का दिमाग भी नहीं जा सकता। और आखिर के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा है कि अपने डिसाइपल्स के गलों को कटवाना चाहते हैं। आखिर वो क्या सोचते हैं और क्या समझते हैं, वो अपने सक्सेसर के लिए क्या चाहते हैं, आखिर उनके दिमाग के अंदर किस तरीके की दुनिया चलती है। मैं बस वही देखना चाहता हूँ जो कि मास्टर्स देखते हैं। जिसके बाद डीमन लॉर्ड उससे कहता है कि थर्ड काम ज्यादा अच्छा कर रहा है। ये सुनने के बाद इमोन की तन बदन में आग लग जाती है और वो कहता है क्या वो कमीना अभी भी जिंदा है। पहले तो उसने बड़ी मुश्किल से क्यों ब्लॉकेज से अपने आप को मैनेज किया, वो दवाइयों पर ही जिंदा था। और क्या अब इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि वो बाबू ग्लोब के अंदर सवाल कर रहा है। पर आखिर ये चीज सेंस कैसे बना सकती है। और वो इसके अलावा इमोन को ये भी बताते हैं कि वो थर्ड को जल्दी यहाँ पर बुलाने वाले हैं। ये सुनने के बाद उसके तन बदन में जो आग लगी थी उसके ऊपर बिजली गिर जाती है, या ये कह सकते हो कि नमक छिड़क गया हो। इसकी वजह से वो नहाते हुए खड़ा हो गया था और सच में उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना। वो गुस्से में अपने मन में कहता है इसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, यानी इसकी वजह से जो भी मैंने मुसीबत सही है उस सब का कोई भी मतलब नहीं निकला। इसलिए वो गुस्से में हाजिम को गाली देते हुए कहता है कि जिस समय भी तुम यहाँ पर वापस आओगे उस समय मैं तुम्हारे शरीर को लाश के अंदर बदल दूंगा। सच में हाजिम मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। जिसके बाद डॉपिंग हाजिम के लिए कुछ हौसले लेकर आता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि तुम इसके 5 पैकेज यहाँ पर लेकर आए हो और जैसा कि मैंने स्पेशली तुमसे रिक्वेस्ट करा था तुम यहाँ पर कर टीवी लेकर आए हो। सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बारे में तो बस मुझे यहाँ पर आने की बात पता चला था कि टी का ऑरा बेस्ट को दूर रखता है और इसके अलावा यह लोटस और जिनसिंग को भी काफी परेशान करता है। इसलिए मैंने चीज का पता लगाया और इसकी वजह से मैं इसको अप्रोच कर रहा हूँ। इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि कल्ट वॉकिंग माउंटेन के ऊपर इसकी कई सारी ब्रांचेस है जहाँ पर कई सारी हब्स हो सकती है। पर साथ ही वो उससे पूछता है क्या कर आप शेड्यू एलिमिनेशन हब का क्या करोगे। ये सुनकर हाजिम अजीब सा मुंह बनाते हुए उससे कहता है कि यहाँ की हर एक चीज काफी ज्यादा काम की है। जिसके बाद उसे देखते हुए कहता है कि इसकी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी है, तुमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया। अगली बार जब भी तुम उन्हें लेने जाओ कोशिश करना कि और भी ज्यादा लेकर आना। पर डॉक्टर उसे बताता है कि मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैं इस चीज का कोई भी सही डॉक्टर नहीं दे सकता, क्योंकि इस महीने डेमन कोर्ट पैलेस के अंदर फार्मेसी के अंदर रिसर्च चल रही है सुप्रीम हीलिंग रेशो के बेसिक हीलिंग की वजह से। और इस एलेक्सर का मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से और इसको लाने में लगभग 2 या 3 महीने से ज्यादा लगेंगे। हाजिम ये सुनकर उससे कहता है कि रुको तो ये सुप्रीम हीलिंग पोशन का मेन इंग्रेडिएंट है। वो उससे कहता है हाँ। तो ये जानकर हाजिम को इसके बारे में याद आता है और वो अपने मन में कहता है तो ये पोशन तो मुझे तब दिया जाता था, इस पोशन की वजह से मैं 3 महीने के अंदर अपने आप को पूरे से रिकवर कर पाया हूँ। पर साथ ही वो आगे कहता है पर टारगेट एलिमिनेशन हब तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर कोई मरने की काफी ज्यादा करीब है तो उसको ये नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये डेमोनिक एनर्जी से भी लड़ती है। और कोई इसके बारे में जरा सा भी जानता है तो किसी कमजोर इंसान को नहीं देगा, जिसकी वजह से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो। पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो डॉक्टर इस चीज को मुझे क्यों दिया करता था। क्लेरिफिकेशन मील्स के बारे में पूछता है तो वो उससे कहता है कि बिल्कुल ये एक तरीके का एक्यूपंक्चर का फॉर्म है जिसकी वजह से जो टेंस बॉडी मसल्स होती हैं वो अपना बैलेंस ले लेती हैं। और मैंने भी ये कई बार करवाया है, क्योंकि मैं किसी भी मिशन पर जाने से पहले सर्कुलेशन आर्ट से अपनी बॉडी को वार्म करवा लेता हूँ, जिसकी वजह से ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होता है। पर आखिर आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। पर ये जानने के बाद हाजिम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो कहता है कि सुप्रीम हीलिंग पोशन एक ऐसे वीक स्टेट की बॉडी को देना जो कि मरने की पूर्णता से करीब हो। और इसके अलावा क्लेरिफिकेशन मीडियस कहना था ऐसा है तो सच में कोई से मारना चाह रहा था। पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है। मुझे चीज के ऊपर पहले से डाउट था कि चीज में कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है।
और ये शायद किसी तरीके के हाई लेवल के वन ऑफ डिसाइपल को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। और अगर सच में ये डिसाइपल के लिए है और वो हो मास्टर की बहन के बारे में भी याद करते हुए कहता है, यानी ये सब इसी की वजह से है। और उसे सारी बातें समझ में आ गई थी और वो अपने मन में गुस्सा करते हुए कहता है कि वो फोर्थ मास्टर कमीना उसके आकर अपने बड़े भाई को मारने की हिम्मत भी कैसे हुई। भले ही लड़ाई एक थ्रोन के लिए है। जिसके बाद हमें पहले का सीन दिखाते हैं जब वही डॉक्टर कर्ल फाइट्री हमारे विलेन ये मून के लिए दे रहा था और वो उसे कहता है कि यह लॉर्ड मैंने चाय तैयार कर दी है, इसके ठंडे होने से पहले इसे पी लीजिए। पर वो उस डॉक्टर से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि स्काई के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक और मोस्ट डिफिकल्ट जगह कहाँ पर है? तो वो डॉक्टर उसे कहता है, क्या आप मुझसे बाम्बू ग्लोव के बारे में बात कर रहे हैं? वो उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। बाम्बू ग्लोव एक ऐसी जगह है जहाँ पर हाई लेवल के एग्जीक्यूटर के लिए भी जाने के लिए उसे मास्टर की परमिशन लेनी पड़ती है। पर मेरा सवाल ये है कि भले फिजिकली नहीं, पर क्या हम किसी तरीके से वहाँ पर एक आग को यानी किसी स्पाई को उस जगह पर ले जा सकते हैं या बिठा सकते हैं? वो डॉक्टर उससे कहता है कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि मिलिट्री ऑफिस बहुत सुटेबल है इस चीज के लिए। और अगर मान लो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को इसके बारे में पता चल गया तो वहाँ की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा टाइट है। इसकी वजह से डेमन एल्डर्स भी इस चीज के टच में आ जाते हैं। ईमन उससे कहता है कि नहीं, मिलिट्री ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर इन्फ्iltrate करना काफी ज्यादा आसान है। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट जो कि सारे मिलिट्री ऑफिस के अंदर इस कंट्री का सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा जीनियस इंसान है। अगर उसे इस चीज के बारे में ज्यादा सही पता चल गया तो वो पूरे फोर्सेस को उसके पीछे लगा सकता है। इसलिए हम हर एक को इस चीज के लिए नहीं चुन सकते क्योंकि वो तुम्हारे सभी इंटेंशंस के बारे में बड़ी आसानी से पता लगा लेगा। तो वो डॉक्टर उससे पूछता है, तो आखिर आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अच्छा कौन हो सकता है? ईवो उससे कहता है, द कोर्ट ऑफ एल्डर्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि हर एक चीज के ऊपर दूर से नजर रखती है और उसका काम डेमन लॉर्ड और स्काई को प्रोटेक्ट करने का है। इसी की वजह से सारी ऑर्गेनाइजेशन हमेशा दूर रहती है क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी है कि वो एक चीज के अंदर इवॉल्व हो सकते हैं। पर उनको चैलेंज करना सीधे डेमन लॉर्ड को चैलेंज करने जैसा है। इसलिए उनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता क्योंकि वो लोग पूरी तरह से अनटचेबल है। नहीं, मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दे सकता और यही मेरी बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में और भी कई सारी बातें होती हैं पर वो किसी भी तरीके से स्टोरी के लिए कोई भी ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैं उसे स्किप कर रहा हूँ। पर यहाँ पर ईमन डॉक्टर को ये बता देता है कि हाजिर अभी भी जिंदा है। ये जानने के बाद वो बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया था और वो लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर किस तरीके से उसे मारा जाए। जिसके बाद सीन फिर से हाजिर और डॉक्टर के ऊपर आ जाता है जहाँ पर डॉक्टर उससे कह रहा था, यानी यंग मास्टर आप मुझसे ये कहना चाहते हैं कि अभी हम लोगों को बाम्बू रूट के हाट की तरफ जाना होगा? वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा है कि हमारे पास वैसे भी ज्यादा समय नहीं है, इसलिए जितना ज्यादा समय हम यहाँ पर रहेंगे वो सब पूरी तरह बेकार है। पर डॉक्टर उसे कहता है कि सबसे पहले आप शांत हो जाइए क्योंकि आपको इस चीज का जरा सा भी आइडिया नहीं है कि वहाँ पर किस तरीके के मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, यानी बाम्बू ग्लोव के हाट के आसपास। हाजिर उससे कहता है अगर हमको इसके बारे में पता चल भी जाता है तो क्या इसकी वजह से कोई चीज बदलने वाली है? क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरीके की डेंजर हमारे करीब आ सकता है। मैं मानता हूँ कि ये फैक्ट है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की डेंजर हमारे पास आ सकता है पर हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और मेरा जरा सा भी इंटेंशन नहीं है कि मैं स्पेशल बैम्बू से अपने गिव अप कर दूं। और साथ ही वो अपने मन में कहता है, अगर मान लो मैं इस तरीके से वापस काइट के अंदर जाता हूँ तो आखिर वो फोर्थ लॉर्ड ना जाने फिर से मेरे साथ क्या करने की कोशिश करेगा। इसलिए वो अपनी तलवार को उठाकर वहाँ से जाने लगता है। तो डॉक्टर उससे कहता है, मुझे लगता है कि मुझे मास्टर के बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर अंदर किस तरीके की बीस्ट हो सकते हैं और पर शायद उन लोगों को ये पता हो कि उसे किस तरीके से निपटा जा सकता है। पर हाजिर उससे कहता है फिर से, पर इस चीज से जरा सा ही फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें ये पता चल भी जाता है और इसमें कोई आइडिया नहीं भी रहता कि आखिर वहाँ पर क्या है या क्या नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि डेमन लॉर्ड यहाँ पर कई सारे हाई लेवल के एग्जीक्यूशंस को भेजेंगे जो कि हमें स्पेशल बाम्बू तक ले जाने में हमारी मदद करेंगे? अगर उनके लिए भी पॉसिबल होता कि वो किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर सकते तब तक वो डेमोनिक ह्यूमंस को यहाँ पर भेज देते। और यही रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने अभी तक यहाँ पर किसी को नहीं भेजा है क्योंकि कल्ट के हाईएस्ट लेवल का स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी यहाँ पर कोई भी ज्यादा काम नहीं आने वाला। ये सुनकर डॉक्टर उसको रोकते हुए फिर से कहता है, यह सही रीजन में से एक है जिसकी वजह से हम लोगों को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। पर हाजिर का माइंड पूरी तरह से सेट था, भैया आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, मैं जा रहा हूँ। इसलिए डॉक्टर उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि आप पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं पर उसके बाद भी आप डिमोनिक एल्डर और किसी भी सेंट के आसपास भी नहीं है और आप उनके लेवल की काफी ज्यादा कमजोर है। इसलिए प्लीज वहाँ पर मत जाइए। इसलिए प्लीज वहाँ पर मेरी बात मानिए और मत जाइए। मैं नहीं चाहता कि आपको वहाँ पर जाकर कुछ हो जाए। हाजिर ने सुनने के बाद उसे सच में बहुत ज्यादा धक्का लगता है। और इसके बाद वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि डॉक्टर तुम पूरी तरह से सही हो। मैं अपने आप को द ग्रेट नाइन डेमोनिक एल्डर्स से कंपेयर नहीं कर सकता
क्योंकि वो कल्ट के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर मेरे पास वो टैलेंट है जो कि उनके पास नहीं है। तो ये सुनने के बाद डार्कविंग बहुत ज्यादा कंफ्यूज था। क्या ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा उचक रहा है। हाजिर अपने बारे में कहता है, डेमन ऑफ शैडो क्यूब और डार्क गॉड फैंटम। पिछली लाइफ में असैसिन किंग होने की वजह से मैंने कुछ ऐसी छुपने वाली टेक्निक को क्रिएट किया था जिनकी वजह से मैं वॉर्स में भी एक असैसिन बनकर आसानी से छुप कर रह सकता था। एक ऐसी स्टाइल टेक्निक जो कि दुनिया के किसी भी इंसान के पास नहीं है। और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकता हूँ कि इस दुनिया के बेस्ट असैसिन की ग्रेट स्टेल्थ टेक्निक है, यानी छुपने का तरीका है। इन 8 महीनों में मुझे ऐसा कोई भी रीजन नहीं मिला कि जिसकी वजह से मैं इस बाम्बू ग्लोव के अंदर अपने स्टाइल टेक्निक को इस्तेमाल कर सकूं। और भले ही ये ग्राउंड मेनली कोई वॉर जोन ना होकर एक ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह है, तो उसके बाद भी बाम्बू ग्लोव का हार्ट बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और वहाँ पर जाना किसी भी तरीके से कोई ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह नहीं है। पर जब से मैंने डार्क शैडो क्यूब को डेमोनिक आर्ट के अंदर चेंज कर लिया है, तो मैं डार्क गॉड फैंटम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसी वजह से मुझे स्टेबलेशन हब की जरूरत थी। इसकी वजह से मैं अपने अंदर की डेमोनिक एनर्जी को पूरी तरह से ट्रेस कर सकता हूँ, जिससे मैं डार्क गॉड फैंटम को इस्तेमाल कर सकूँ। और इसका इस्तेमाल कम से कम 30 मिनट यानी आधे घंटे तक रहने वाला है। और इसके साइज को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आधा घंटा मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। इसलिए वो डार्कविंग से कहता है, चलो हम लोग यहाँ पर जाने के लिए तैयार हैं। पर डार्कविंग उसका रास्ता रोकते हुए कहता है, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। पर हाजिर उसे कहता है कि डार्कविंग हट जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। पर डार्कविंग उसे कहता है कि अगर आप मुझे अपने आप को फॉलो नहीं करने देंगे तो आपको यहाँ पर मेरे सिर को काट कर यहाँ से जाना होगा। मैं आपको यहाँ से ऐसे जाने नहीं देने वाला। वही जानने के बाद हाजिर थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, जिसके बाद वो उससे कहता है, अगर तुम मेरे साथ बैम्बू ग्लोव के हाथ तक जाना चाहते हो तो मुझे इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। पर आगे जाने के बाद जब वो फॉरवर्ड हो जाएगा, उसके आगे मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। जिसके बाद वो दोनों ही बैम्बू ग्लोव के हाथ की तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। और थोड़े से आगे जाने के बाद हाजिर वहाँ पर रुककर डार्कविंग को रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, ये वही जगह है जहाँ पर पिछली बार मैंने लूशियो को मारा था। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से ही इस फॉरेस्ट के अंदर जाने की एंट्री होगी। और हमें वहाँ से ऑरा बहता हुआ दिखाते हैं जो कि उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। और उन्हें वहाँ पर किसी के सड़ने की बदबू आती है। ये देखकर वो अपनी नाक के ऊपर हाथ रखते हुए कहते हैं, यंग मास्टर, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर जैसे कुछ सड़ रहा हो। पर जैसे डार्कविंग का ध्यान उस चीज के ऊपर जाता है तो ये देखकर वो कहता है कि मेरे भगवान, आखिर ये क्या है। यंग मास्टर, इस तरफ देखिए, यहाँ पर तो कई सारे बेस्ट की लाश है। ऐसा लगता है कि सभी खून की उल्टी करते हुए यहाँ पर एक एक करके मारे गए हैं। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पर जितने भी बेस्ट होते हैं वो सभी खून की उल्टी करते हुए मारे गए थे। वो दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज थे। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।